Hello CBL champions and welcome to CBL CSAT classes. Interpersonal skills के introductory lectures के बाद में we had to take an abrupt break. आपको reasons पता हैं, but now we are back. In fact, thank you for all your wishes. That CBL team is back to रॉकेट अगेन एंड आप लोगों की विशेस के चलते आपके लेक्चर्स रिज्यूम हो गए हैं और इंटरपर्सनल स्किल्स के भी हम रिज्यूम कर रहे हैं. ओवर द वीक वी विल डिस्कस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स इन वीक और टू. इस बार की जो क्लासेस हैं, इस वीक की जो क्लासेस हैं, उस पर हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करेंगे. कम्युनिकेशन स्किल्स के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, हमने जैसे लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था. इंटरपर्सनल स्किल्स के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एज अ गवर्नमेंट एजेंट, एज अ सोशल पर्सन, as an individual, all of us need effective communication skills जिससे हम अपनी बात ढंग से रख सकें, एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में अपनी बात को रख सकें, समझ सकें और हायरार्की को रिस्पेक्ट कर सकें और हायरार्की का ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकें. तो और सोशल सेटअप में भी हम अच्छे ढंग से अपनी बात को रख सकें, इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. आज की क्लास में हम करेंगे थियरीज और मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन. उसमें उसको समझने के लिए हम थोड़ी सी कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है और किस तरह से इवॉल्व हुई ये डेफिनेशन, इसको समझने की कोशिश करते हैं. ऑल राइट. तो कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन बननी स्टार्ट हुई, इट स्टार्टेड एज अ ट्रांसफ़र ऑफ मीनिंग कि मुझे कोई बात समझ आई, मैंने आपको समझा दी, कम्युनिकेशन. पर रिसर्चर्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये नहीं है इतना ही कि ट्रांसफ़र ऑफ मीनिंग है तो वो कम्युनिकेशन है. उन्होंने देखा कि ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलाई है कि मेरा एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट कर रहा है, क्या चीज़ है जो एनवायरनमेंट में मेरे को स्टिमुलेट कर रही है, मैं उससे एंग्री हो रही हूँ, हैप्पी हो रही हूँ, सैड हो रही हूँ, एक्साइटेड हो रही हूँ, या मेरे को किसी तरह की इंस्पिरेशन मिल रही है. इन चीज़ों को, इन फीलिंग्स को जब मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ, वो भी कम्युनिकेशन है. तो गेटिंग स्टिमुलेटेड बाय वंस एनवायरनमेंट एंड ट्रांसमिटिंग इट टू अदर्स इज ऑल्सो कम्युनिकेशन. उसके साथ साथ उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ये मेरे दिमाग पे पड़ रहा है और ये दिमाग से ही मैं मैसेज को कंपोज कर रही हूँ, एनकोड कर रही हूँ और मैं उसको ट्रांसमिट कर रही हूँ या ट्रांसफ़र कर रही हूँ. लेकिन स्टार्ट कहाँ हो रहा है? दिमाग से. और वो एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? रिसीवर का दिमाग एब्जॉर्ब कर रहा है. तो इट इज़ वन माइंड अफेक्टिंग दी अदर. तो इसमें उन्होंने बोला कि ये तो दिमाग का खेल है सारा. धीरे धीरे रियलाइज करना शुरू किया. अब यहाँ पे नोट कीजिए, अफेक्टिंग है, वर्ब फॉर्म में है, वर्ब फॉर्म में ए से यूज़ होता है. लेकिन अगर मैं बोलूँ कम्युनिकेशन इफेक्ट्स, और जैसे हम बोलते हैं रिपल इफेक्ट्स, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? ई यूज़ होगा. इफेक्ट यूज़ होता है नाउन फॉर्म में, अफेक्ट यूज़ होता है वर्ब फॉर्म में. ऑल राइट. फिर उन्होंने देखा, ऑब्जर्वर्स ने क्या रियलाइज़ किया कि सिर्फ जो मेरे दिमाग में आया है मैं सीधा उसको नहीं बोलूँगी. मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरी जो पास्ट ऑब्जर्वेशंस हैं, वो भी उस पर असर डालेंगी. तो जो मेरा मैसेज कंपोज होगा, जो मैं बात बोलूँगी, उस पर कहीं ना कहीं मेरे पास्ट एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट या इम्प्रेशन डेफिनेटली होगा. तो वो मैं क्या करूँगी? मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी, पास्ट एक्सपीरियंसेस का इम्पैक्ट भी होगा और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसको भी मैं शेयर करूँगी. तो शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन. और इसमें बेसिस ऑफ कॉमननेस होना ज़रूरी है. आप मेरी बात तभी समझ पाएंगे अगर हमें कॉमन थ्रेड शेयर कर रहे होंगे. जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, अगर वो आपके लिए बिल्कुल ही एलियन है तो आपके लिए समझना मुश्किल होगा. लेकिन अगर कोई कॉमनैलिटी है तो आप मेरी बात आराम से समझ पाएंगे. और क्या नोटिस करवाया रिसर्चर्स ने कि कम्युनिकेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस. इट्स नॉट स्टैटिक कि स्टॉप हो गया, मैंने बात की, आपने समझी, आपका या तो मोनोलॉग चलेगा या आप मुझे कुछ उसके बारे में बोलोगे एंड कम्युनिकेशन विल कंटिन्यू. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट जस्ट गोज ऑन. जब आप किसी से बात नहीं भी कर रहे तो भी आप बात कर रहे हो, चाहे अपने आप से कर रहे हो, अपने इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट कर रहे हो. तो कम्युनिकेशन इज़ ए कंटिन्यूस एंड अ डायनामिक प्रोसेस. उसके बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ हमारे सामने आई जो आप थियोरीज और मॉडल्स में भी ऑब्जर्व करेंगे, दैट इट्स अ साइंटिफिक स्टडी. कम्युनिकेशन को हम साइंटिफिकली देख सकते हैं. सो दिस स्टडी वॉज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की कला को साइंटिफिकली स्टडी करना ताकि हम स्किलफुली अपनी बात कह सकें. That is communication theory, studies of communication theory. All right. फिर जो डेफिनेशंस आई उनमें से
एक दो आपके सामने रख रही हूँ मैं। इक्वेशन फॉर्म में अगर हम समझें तो कम्युनिकेशन इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स। अगर आप मुझसे कुछ कह रहे हैं या मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप मेरे स्पोकन और रिटन वर्ड्स को अगर समझ रहे हैं और अकम्पनिंग जेस्चर्स को, अकम्पनिंग सिंबल्स को अगर आप समझ रहे हैं, दैट इज व्हेन कम्युनिकेशन इज हैपनिंग। ऑल राइट, तो अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं विदाउट एनी चेंज इन माई टोन, कम्युनिकेशन इज, तो आपको मेरी बात उतनी अच्छे से नहीं समझ आएगी। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रही है? जब उसमें जेस्चर्स हैं, जब उसमें इंटोनेशन है, जब उसमें प्रॉपर स्ट्रेस है और जो रिटन और स्पोकन वर्ड्स हैं उनको उसी लहजे में बोला जा रहा है जिससे कि स्पीकर को समझ आ सके। दैट्स व्हेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज हैपनिंग। एंड कम्युनिकेशन इज गिविंग, रिसीविंग और एक्सचेंजिंग। ना सिर्फ बोलना, ना सिर्फ सुनना, एक्सचेंज करना, ऑल ऑफ दिस फॉल्स अंडर कम्युनिकेशन। और हम कम्युनिकेशन के थ्रू क्या गिव, टेक और एक्सचेंज करते हैं? आइडियाज, इंफॉर्मेशन, सिग्नल्स, मैसेजेस एंड थ्रू अप्रोप्रिएट मीडिया। हम चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लासरूम सेटिंग में हम फेस टू फेस इंटरैक्ट करते हैं। इंटरनेट के थ्रू हम अभी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंच रहे हैं। तो वी विल चूज अ मीडिया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग यू विल चूज। अगर आपने मम्मी को बोलना है कि मेरा डिनर लगा दो, तो आप नेशनल टीवी पे तो ब्रॉडकास्ट नहीं करोगे, आप मम्मी को जाके बोलोगे या फ़ोन करोगे। अगर आप कहीं बाहर हो कि मम्मा मैं आ रहा हूँ, मेरे को भूख लगी है, डिनर लगा दो। या आप किसी अपने फ्रेंड से तो रेडियो पे ब्रॉडकास्ट नहीं करवाओगे कि भाई आज शाम को पार्टी पे चलते हैं। तो you will choose a medium through which you can appropriately communicate। तो appropriate media को choose करना भी part of communication है, which enables us as an individual or as a group to persuade। हम communication को persuade करने के लिए, एक दूसरे की बात मनवाने के लिए, information सीख करने के लिए, information देने के लिए और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए। टू ऑल ऑफ दिस वी यूज कम्युनिकेशन। ये हमें लेके आता है पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के पर्पसेस क्या हुए, किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम? टू गिव, गेट और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, जस्ट लाइक वी सेड राइट नाउ। यूज़ कम्युनिकेशन टू फॉर्म और मेंटेन रिलेशनशिप। सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए नहीं, नई रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, अपनी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए भी हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस नॉट जस्ट अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स, सिर्फ इंडिविजुअल्स पे नहीं लागू होता है, एक फैमिली पे भी, एक ग्रुप पे भी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटा सा कोई सोशल ग्रुप हो, बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन हो या पूरा नेशन हो। इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स बोलते हैं हम। तो फॉर ऑल ऑफ दिस कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी क्रूशियल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिकम्स मैंडेटरी टू फॉर्म न्यू रिलेशनशिप्स एंड टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग वंस। हम परsuade करने के लिए, जैसे अभी हमने देखा, एक दूसरे को अपनी बात मनवाने के लिए, दूसरे की बात मानने के लिए भी कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। टू गेन, मेंटेन और एक्सर्ट पावर गेन करने के लिए भी, अब PCS का एग्जाम दोगे, रिटन एग्जाम दोगे, दैट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। टू मेंटेन योर पावर, टू एक्सर्ट पावर, जब आपने किसी को ऑर्डर पास करना है एज ए सुपीरियर, तो आप उसको रिटन फॉर्म में ऑर्डर्स दोगे, आप अपने सुपीरियर से रिटन फॉर्म्स में एक्सेप्ट करोगे ऑर्डर्स। तो दैट इज हाउ वी यूज पावर, वी यूज कम्युनिकेशन टू गेन और एक्सर्ट और मेंटेन पावर। उसके साथ साथ हम अपने डिसीजंस लेने के लिए भी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। हमने डिसीजन लेना है तो हम किसी से डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में, उसके प्रोज एंड कॉन्स को अगर हम अपने माइंड में इवैल्यूएट कर रहे हैं तो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। या हम अपने किसी बड़े से, किसी पीयर से, किसी फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं टू कम टू अ डिसीजन, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसके लिए भी हम कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ एंड आवर सेल्व्स, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने थॉट्स को, अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑफ कोर्स टू मेक सेंस ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस कंफ्यूजिंग वर्ल्ड, of course not, this interesting world, to make sense of the world, to make sense of our experiences, जो हमने experiences हासिल किए इस वर्ड से, जो हम एक्सपीरियंस हासिल करते हैं उसको समझने के लिए भी हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। All right, so that's a lot of purposes that communication serves। अब हम करेंगे theories और models। उससे पहले कुछ एक बातों पे ध्यान देते हैं कि study of communication को एक scientific सी approach मिल गई है। तो आप देखेंगे इन models में, इन theories में कि किस तरह से इनके communication process के elements break down किए गए ताकि हम हर element को अच्छे से समझ सकें और scientifically उसकी problems को address कर सकें। All right,
एंड डोंट फॉरगेट ह्यूमंस हैव एन इनहेरेंट कैपेसिटी टू कम्युनिकेट। ये जो कम्युनिकेट करने की कला ये हमारे अंदर कूट कूट के डाली हुई है कुदरत ने। अगर आप मुझे चुप करने के लिए भी बोलोगे ना तो भी बैठ के हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये हमारे अंदर है। अगर हमें बोला जाएगा लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना तो आपने वो निकारगुएन एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है, जहाँ पे डेफ एंड डम्ब बच्चों को 1970s की बात है, तो ये बच्चे थे, बोल सुन नहीं पाते थे और इनको मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए अलग अलग स्कूल्स में भर्ती कराया गया कि ये सीख सकें, मेन स्ट्रीम में पढ़ सकें। क्या हुआ था, क्या ऑब्जर्व किया, जो NSL के नाम से अब फेमस है वो लैंग्वेज, निकारगुएन साइन लैंग्वेज के तौर पे जो ऑब्जर्वर्स ने देखा, और मतलब इसको ना एक गोल्ड माइन की तरह देखा जाता है साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के लिए कि उनको रिसर्च करने का इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि इन बच्चों को स्पेनिश तो आती नहीं थी, जो प्राइमरी लैंग्वेज थी वहाँ पे पढ़ाने की, क्योंकि ये बहुत ही मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए थे बच्चे, और इन बच्चों ने इतने अच्छे ढंग से अपने आपस में कन्वर्स करना शुरू किया और धीरे धीरे इन्होंने अपनी एक स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज डेवलप कर ली। एंड इट वॉज अमेजिंग टू सी हाउ दे स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे से कैसे बात करना शुरू किया, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इस एक्सपीरियंस के बारे में आप डेफिनेटली सर्च करके पढ़िएगा, बहुत ही मज़ेदार है, नोट करना, और कैसे रिसर्चर्स को ये एक्साइट करती है, प्रिटी रीसेंट फॉर दैट मैटर। तो वी हैव एन इनहेरेंट कैपेसिटी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। और कम्युनिकेशन की जो स्टडीज़ हैं, ये जो थीरीज़ में हम देखेंगे, इन पे मल्टी डिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंसेस साफ तौर पे दिखती हैं। किस तरह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया अपनी स्टडीज़ से कम्युनिकेशन पे, कि किस तरह से उन्होंने देखा कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं उन पे उन्होंने किस तरह से लैंग्वेजेस डेवलप किए, अलग अलग तरह के कोड्स किस तरह से डेवलप किए, पिक्टोग्राफ्स को किस तरह से यूज़ किया, आइडियोग्राफ्स को किस तरह से यूज़ किया, और इन सब चीज़ों ने जो ह्यूमन प्रोसेसिंग सिस्टम है कम्युनिकेशन को लेके, उस पर हमारा ध्यान बहुत अच्छे से दिलाया, और कम्युनिकेशन को समझने के लिए आज हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। उसी तरह से साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ज़बरदस्त हेल्प की कि भाई किस तरह से हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है जो हमारी हेल्प करता है कम्युनिकेशन को समझने के लिए, कि कैसे अगर हमारा एनवायरनमेंट बहुत इनकरेजिंग है तो अगर हमें सब बोल रहे हैं अरे वाह तुम तो बहुत अच्छा कर लोगे, चलो शाबाश करते रहो, तो हमारे अंदर ज़ील बनी रहती है और वो हमारे दिमाग में ट्रांसपायर होता है और हम उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से अगर डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट है कि भाई तुम तो नहीं कुछ कर सकते, तुम्हारा क्या हो सकता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और धीरे धीरे ऐसी बातें जब हमारे साथ कम्युनिकेट होती हैं तो हमारी मेंटालिटी वैसे बननी शुरू हो जाती है, और हम शायद उसी तरह से वही वाले भाव हमारे थॉट्स में एको होना शुरू हो जाते हैं, हमारे मैसेजेस में एको होना शुरू हो जाते हैं। बट नेवर माइंड वॉट एवर द एनवायरनमेंट, यू हैव टू अचीव योर गोल्स, बी द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ऑल राइट, सोशियोलॉजिस्ट ने भी हमें बहुत हेल्प की। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे सोशल नॉर्म्स हमारे कम्युनिकेटिव कंटेंट को, कम्युनिकेशन रिलेटेड कंटेंट को इफेक्ट करते हैं। किस तरह से उन्होंने बताया, अगर कोई टॉपिक टैबू है तो हम उस पर खुल के बात नहीं कर पाते। नॉट ऑल ऑफ अस विल बी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट टैबू सब्जेक्ट, है कि नहीं। उसी तरह से जिन नॉर्म्स के बारे में खुले तौर पे बात होती है उस पर हम बड़े आराम से बात कर लेते हैं। तो और सोशल प्रेशर हमें कैसे रोकते हैं, चाहे हमारे थॉट्स अगेंस्ट हैं सोसाइटी की थिंकिंग से, लेकिन फिर भी वो हमें कैसे रोकते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने से। और उसी तरह पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की। उन्होंने वोटर्स के जो ओपिनियंस को स्टडी किया, वोटर्स की मेंटालिटीज़ को स्टडी किया, और देखा कि कैसे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ उन पर असर डालने की कोशिश करते हैं, और कैसे जो वोटर्स हैं उन पे किन चीज़ों का इंप्रेशन पड़ता है और दिमाग किस तरह से फोकस करता है उनका, और वो किस तरह से अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करते हैं कि किस पार्टी को वोट करना है, किसको नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों की रिसर्च करके पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कम्युनिकेशन को प्रोसेस को स्टडी करने में बहुत हेल्प की। इसके साथ साथ जो स्टडी ऑफ रेटोरिक है और स्पीच है, इसने बहुत हेल्प की। 300 BC में जब एरिस्टोटल ने रेटोरिक्स के थ्रू अपने विचार एक्सप्रेस किए, वो जो सीरीज़ ऑफ बुक्स थी उन्होंने लिखी, तो वो आज भी अप्लाई होती हैं। आप देखोगे ईथोस, लोगोस, पेथोस का जो इस्तेमाल उन्होंने किया और हमें समझाया
अपनी रिटन वर्क के थ्रू, अपने वर्क के थ्रू, तो उसको आज भी हमारे सेटअप में किस तरह से ये चीज़ें मिरर होती हैं, आप देख के बहुत हैरान होंगे। और आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वुड ऑलरेडी नो ऑफ दिस। तो इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझने में भी रेटोरिक्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। साथ में ऐसी इन्फ्लुएंसेस से, ये जो सारी मल्टी डिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंसेस हैं, इसके बाद से इन सारी रिसर्च की वजह से बहुत सारे मॉडल्स हमारे सामने आए जो अभी हम स्टडी करेंगे। और ये हर मॉडल दूसरे पे इम्प्रूवमेंट था, उससे कुछ लेके अपने अंदर इस मॉडल ने, नेक्स्ट मॉडल ने प्रेजेंट किया, और कुछ निकाल के और कुछ नई चीज़ें ऐड करके। तो इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल जर्नी। लाइक आई सेड, एक उबली हुई काली दाल से दाल मखनी तक की जर्नी है ये, कि कैसे किसमें कब काली मिर्च डली, कब मसाले डले, कब क्रीम डली। अब हम वो वाली जर्नी है ये। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद मॉडल्स एंड थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन। स्टार्ट हुआ था ये प्रोसेस, इंफॉर्मेशन थियरी जब 1920s में फॉर्म होनी शुरू हुई। सबसे पहले जैसे आई थी बुलेट थ्योरी, ये मास मीडिया पे फोकस करके थ्योरी बनाई गई थी। उसके बाद शैनन वीवर की थ्योरी, शैनन वीवर थ्योरी आई थी, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और आप देखेंगे कि कितने अमेजिंग तरीके से इंटरपर्सनल स्किल्स को ऑब्जर्व, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स को ऑब्जर्व किया गया। तो दैट्स रियली रियली फैंटास्टिक। तो स्टार्ट हुआ बेल लैब्स में, जो क्लॉड शैनन है, उनका पेपर जब पब्लिश हुआ तो उसने एक तरह से पूरा चेंज ही कर दिया सिनेरियो कम्युनिकेशन को देखने का, जब उन्होंने एलिमेंट्स ब्रेक डाउन किए। तो वो मॉडल हम डिस्कस करेंगे। और जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं जो इन रिसर्चर्स ने प्रेजेंट की, उन्होंने इतना आसान कर दिया कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझना हमारे लिए, कि आज हम उन एलिमेंट्स को अपनी लाइफ में एक तरह से बहुत ही इफ़ेक्टिवली सुधार के अप्लाई कर सकते हैं और उनको हम समझ सकते हैं। मॉडल से हमारा क्या हेल्प होती है? जब हम मॉडल्स के थ्रू किसी भी थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं, तो एक तो वो सिंप्लीफाई कर देता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को। मतलब 5 पेज हैं थ्योरी के और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एंड इट बिकम्स सो मच ईजियर टू अंडरस्टैंड दैट थ्योरी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। जैसे आप बुक्स बायोलॉजी की पढ़ते जाइए, है ना, लेकिन आपको स्केलेटन के थ्रू जब दिखा दिया जाता है, कितना इजी हो जाता है रिलेट करना कि ओके ऐसे ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी के, इस तरह से स्केलेटल सिस्टम है, इस तरह से जो ऑर्गन्स के प्रोपोर्शनल साइजेस होते हैं, वैसे आप बुक्स में कितना पढ़ते रहिए, लेकिन जैसे ही आप मॉडल देखते हैं आपको उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना, अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है। सिमिलरली विद द कम्युनिकेशन मॉडल्स। और इसने स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स को समझने में, जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, समझने में उनकी हेल्प की, और जो थियरिस्ट का पर्सपेक्टिव था उसको बहुत इजीली हाईलाइट किया मॉडल्स ने। ठीक है, और जब हम मॉडल्स देखते हैं हम अलग अलग सिचुएशन में इजीली अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये मास कम्युनिकेशन का मॉडल है या इंटरपर्सनल स्किल्स का मॉडल है या ये ग्रुप डिस्कशन का मॉडल है। तो इस तरह से हमें चीज़ों को इवैल्यूएट करना, जज करना और मॉडल्स को अप्लाई करना ईजी हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मॉडल्स हैं कितने हैं। जो बेसिक कैटेगराइजेशन है, देयर लॉट्स ऑफ मॉडल्स, लेकिन जो बेसिक कैटेगराइजेशन है वो होती है लीनियर, इंटरैक्टिव और ट्रांजैक्शनल मॉडल। लीनियर को हम बोल देते हैं ट्रांसमिशनल मॉडल के नाम से, ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशनल दोनों तरीके से यूज होता है। ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोला जाता है, तो ये भी बोलते हैं। इंटरैक्टिव को इंटरैक्शनल मॉडल भी कहा जाता है, और ट्रांजैक्शनल मॉडल बेसिक कैटेगराइजेशन है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत ईजी हो जाता है। लीनियर मॉडल बोलता है कि कम्युनिकेशन बस सेंडर से रिसीवर तक जाती है। इंटरैक्टिव मॉडल बोलता है नहीं जी, सेंडर से रिसीवर पर जाती है, रिसीवर फिर सेंडर बन जाता है, वो फिर जो सेंडर है वो रिसीवर बन जाता है। तो इस तरह से एक सर्किटस पाथ फॉलो करती है कम्युनिकेशन। तो इंटरैक्टिव मॉडल बोलता है सर्किटस पाथ, और ट्रांजैक्शनल मॉडल बोलता है कि भाई ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, इंटरैक्शंस तो चलती रहती है। कम्युनिकेशन इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस, नॉट सर्किटस। इन सर्किटस प्रोसेस ये भेजेगा, फिर ये वेट करेगा कि मुझे फीडबैक मिलेगा, फिर फीडबैक जाएगा,
फिर ये बोलेगा और इस तरह से। लेकिन ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या बोलता है कि हम आपस में बात करते रहते हैं, इंटरैक्ट करते रहते हैं, चाहे हम अपने आप से कर रहे हैं, चाहे एनवायरनमेंट से कर रहे हैं, चाहे पर्सन से कर रहे हैं, चाहे ग्रुप से कर रहे हैं। ऑल राइट, लेट्स लुक एट द लीनियर मॉडल। जैसे मैंने कहा, लीनियर मॉडल एक लाइन की तरह फॉलो करता है। सेंडर है, अपनी मैसेज की एनकोडिंग करता है और रिसीवर तक अपना मैसेज पहुंचा देता है। रिसीवर डिकोड कर रहा है, लेकिन रिसीवर कोई फीडबैक सेंडर को नहीं दे रहा है जो भी मैसेज उसको मिला है। इसमें नॉइज का एलिमेंट अप्लाई किया गया, ये धीरे धीरे आया। लीनियर मॉडल्स थे जो 5-6 मॉडल्स बने या उससे ज़्यादा बने। हम इंपॉर्टेंट मॉडल्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे। दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ मॉडल्स, बट ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड हियर। ऑल राइट, तो लीनियर मॉडल में आप देखिए, सेंडर है, रिसीवर है, नॉइज का एलिमेंट है। सेंडर एनकोडिंग कर रहा है, रिसीवर डिकोडिंग कर रहा है। सो सेंडर एनकोडिंग, receiver decoding, and a channel is used to transfer the message. all right, तो और noise का element है। ये है linear model, straightforward and pretty unidirectional। हम एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, वन वे कम्युनिकेशन या यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। इसके की फीचर्स क्या हैं? सिंपलेस्ट मॉडल, बट ऑफ कोर्स है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं है, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। सेंडर एनकोड्स द मैसेज, uses a channel to send it to the receiver, and there may be an element of noise. Noise क्या है? Any kind of interference जो मैसेज को डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, वो कितनी तरह की होती है वो हम आगे आगे मॉडल्स में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सेंडर क्या है? सेंडर है सोर्स किसी भी मैसेज का। सेंडर अपने दिमाग में मैसेज बनाता है, लैंग्वेज के थ्रू या इनकोड करके उसको किसी भी कोड के थ्रू एक्सप्रेस करता है। ही इज द सोर्स ऑफ द message. Receiver is the recipient or the target or the decoder of the message. He is also the decoder of the message in case of linear system of communication. Message may consist of sounds, words or behaviors. लीनियर मॉडल ने ये कंसिडर किया कि साउंड्स होंगे, वर्ड्स होंगे, बोलचाल होंगे, एटीट्यूड और बिहेवियर को कंसिडर किया इन अ कम्युनिकेशन। और चैनल का इस्तेमाल करेगा या पाथवे और रूट जो भी हम उसको बोलें, तो लीनियर मॉडल विल यूज अ चैनल टू कम्युनिकेट टू द रिसीवर। नॉइज की कंसिडरेशन इसने स्टार्ट की, लेकिन फीडबैक की कंसिडरेशन नहीं थी सिस्टम में। सो ऑलवेज रिमेंबर, लीनियर मॉडल डज नॉट हैव द एलिमेंट ऑफ फीडबैक। तो एक मेटाफर्स जो इसके लिए यूज करते हैं, यूजुअली कई लोग यूज करते हैं पाइपलाइन का मेटाफर, कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया तो मैसेज भी सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफर हो गया। कई लोग यूज करते हैं, जैसे हाइपोडर्मिक थियोरी में भी आप देखोगे कि नीडल का इस्तेमाल करते हैं कि सेंडर ने मैसेज कंपोज किया और रिसीवर में इंजेक्ट कर दिया। इस तरह से ये भी मेटाफर यूज किया जाता है। एरो का मेटाफर भी यूज किया जाता है कि सेंडर बस मैसेज छोड़ दिया, दैट्स इट। फीडबैक एलिमेंट नहीं है कि निशाने पे लगा कि नहीं लगा तीर। लीनियर मॉडल के की फीचर्स अगर हम कंटिन्यू करें स्टडी करना, कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है, अगर हम आज के सेटअप में देखें, वो बिजनेस कम्युनिकेशन जो कस्टमर ड्रिवन है कि सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कस्टमर्स तक, उनमें लीनियर मॉडल का इस्तेमाल होता है। सपोज एज अ गवर्नमेंट एजेंट आपको किसी क्लस्टर में इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, आपने कोई फीडबैक नहीं लेना, बताना है कि जैसे कि फॉर इंस्टेंस वो वाले मैसेजेस जो होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कट रहेगी, इस टाइम से इस टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी कट लगेगा, वहाँ पे लीनियर मॉडल का इस्तेमाल होगा, बिकॉज यू डोंट नीड एनी फीडबैक, आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। उसी तरह से जो कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपने सेल्स के जो लेके आती हैं, अपने प्रमोशंस लेके आती हैं, उन्होंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है कि 50% ऑफ, तो ऑल दे वांट इज टू रीच दैट कम्युनिकेशन टू यू, कि इसका 55% होना चाहिए, 45% होना चाहिए, वो नहीं उन्होंने पूछना, उन्होंने बस आपको बताना है। तो वो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन उन सिचुएशंस में अप्लाई होते हैं। एज अ गवर्नमेंट एजेंट यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन कहाँ पे लीनियर मॉडल आप यूज करोगे या कहाँ पे एनी ऑफ दोज दैट वी डिस्कस लेटर ऑन। तो जैसे इसके एग्जाम्पल्स क्या है, टेलीविजन और रेडियो ब्रॉडकास्ट जो होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ बात पहुँचा दी जाती है, आपको न्यूज़ दे दी जाती है। न्यूज़ जैसे एक एलिमेंट है जिसमें आपका फीडबैक नहीं सीख किया जा रहा है, बस आपको बताया जा रहा है कि इन्फॉर्म किया जा रहा है। उसी तरह से न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स होगी और ईमेल ब्लास्ट जैसे मैंने बोला, उस तरह से ये सारे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं। इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऐड हो गया, वो था फीडबैक का।
कि आपने सेंडर ने एनकोड किया मैसेज, रिसीवर को भेज दिया, नॉइज़ का एलिमेंट है, चैनल है, और साथ में फीडबैक का एलिमेंट ऐड हो गया कि फीडबैक जो रिसीवर है वो सेंडर को फीडबैक भेजेगा कि मुझे ये बात आपकी समझ आई या नहीं आई, पसंद आई या नहीं आई, एंड ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स। सो फीडबैक का एलिमेंट जैसे ही स्टार्ट हुआ, इंटरैक्टिव मॉडल हो गया कि सेंडर ने मैसेज भेजा रिसीवर को, रिसीवर, और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है नोट करने वाली कि जब रिसीवर मैसेज भेज रहा है सेंडर को, ही और शी बिकम्स द सेंडर। ठीक है, तो ये अपनी प्लेस इंटरचेंज करते हैं। ये अब सेंडर बन गया रिसीवर और रिसीवर बन गया सेंडर, सीता बन गई गीता, गीता बन गई सीता। ओके, और एक और चीज़ है जो इसमें नोटिस करने वाली है, आई एम सॉरी, लेट मी टेक यू बैक, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। तो इसको हम कॉन्टेक्सचुअल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, इसको हम इंटरैक्शनल मॉडल भी कहते हैं, कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं, कॉन्टेक्सचुअल मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इस मॉडल ने कॉन्टेक्स्ट भी ऐड कर दिया कि फिजिकल कॉन्टेक्स्ट की जैसे फिजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉइज़ भी ऐड कर दिया कि किस तरह की नॉइज़ है, किस तरह की इंटरफियरेंस है, किस तरह की डिस्टर्बेंस है। वो डिस्टर्बेंस सेंडर के अंदर है क्या, सेंडर क्यों मैसेज नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही, क्या लैंग्वेज नहीं आती, या फिर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है बाहर, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में डिस्टर्बेंस हो रही है, या उस वजह से रिसीवर को बात नहीं समझ आ रही। तो इस तरह सेंडर और रिसीवर के साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, इन सब चीज़ों को समझने की भी इंटरैक्टिव मॉडल ने कोशिश की। ठीक है, रिमेंबर शैनन एंड वीवर आर कमिंग सून। इसके की फीचर्स क्या थे, इसको कन्वर्जेंस, इंटरैक्टिव, कॉन्टेक्सचुअल, ये सब मॉडल भी बोला जाता है। इसने बहुत ही डायनामिक व्यू कम्युनिकेशन का प्रेजेंट किया, बट ऑफ कोर्स जब फीडबैक का एलिमेंट डाल दिया, कॉन्टेक्स्ट का एलिमेंट डाल दिया, तो इसने बहुत ही डायनामिक कर दिया इस प्रोसेस को कि जो रिसीवर है वो एक पैसिव रेसिपिएंट नहीं है, वो एक एक्टिव पार्टी बन गया कम्युनिकेशन में। लीनियर मॉडल में जो रिसीवर है वो एक पैसिव एजेंट है, राइट, ही और शी जस्ट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, वो पैसिव है। लेकिन इस कम्युनिकेशन मॉडल में क्या हुआ कि जो रिसीवर था, ही और शी बिकम्स एन एक्टिव एजेंट, वो फीडबैक भी देगा। फीडबैक और रिस्पॉन्स अ रिसीवर गिव्स टू अ सेंडर वाज इनकॉर्पोरेटेड शोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। फीडबैक का एलिमेंट डाल के कि मैसेज को कॉम्प्रिहेंड किया गया या नहीं किया गया, इस बात पे भी स्ट्रेस डलना शुरू हो गया। इंटरैक्टिव मॉडल ने ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हाईलाइट कर दिया। Sending messages and receiving feedbacks made communication a two-way and an ongoing process। तो अब प्रोसेस स्टॉप नहीं हो रहा था, सर्किटस पाथ फॉलो कर रहा था, वापस सेंडर तक फीडबैक जा रहा था, सेंडर रिसीवर बन रहा था, फिर सेंडर दोबारा से रिसीवर को फीडबैक या मैसेज दे रहा है उसकी बात को समझने या समझाने के लिए, तो फिर सेंडर दोबारा से रिसीवर दोबारा से सेंडर बन रहा है, तो सेंडर सीता गीता। फीडबैक कुड बी बोथ वर्बल और नॉन वर्बल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसने ऐड कर दी कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश की कि कम्युनिकेशन वर्बल तरीके से या नॉन वर्बल तरीके से किस तरह से हो रही है। और सर्किटस पाथ, इट फॉलोज अ सर्किटस पाथ। तो इसके मेटाफर्स क्या लोग यूजुअली देते हैं, टू वे स्ट्रीट का, जैसे यहाँ सेंडर भेज रहा है वहाँ से रिसीवर भेज रहा है, इस तरह का मेटाफर देते हैं, या फिर ये राउंड अबाउट जैसा मेटाफर देते हैं कि इट फॉलोज अ सर्किटस पाथ। इसके की फीचर्स, एक जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, जो मैं फिजिकल कॉन्टेक्स्ट और उसकी बात आपको कर रही थी कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की सेंडर किस फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में है, उसके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, उससे अपना मैसेज को वो करेगा, पहले सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंड करेगा, अपने एक्सपीरियंसेस को कॉम्प्रिहेंड करेगा, उससे मैसेज बनाएगा और वो सेंडर को भेजेगा, और सेंडर और रिसीवर की जहाँ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मैच कर रहा है वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर होगी। ठीक है, तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हाईलाइट की, जिसके पार्ट थे एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंसेस, कल्चर और इनफैक्ट हेरिडिटी ऑल्सो। इन्होंने जो इस मॉडल को जिन थियरिस्ट ने स्टडी किया या जिन थियरिस्ट ने प्रेजेंट किया, उन्होंने इन सारे एलिमेंट्स के जो इफेक्ट हैं वो सारे ऑब्जर्व किए और उनको अपने मॉडल में प्रेजेंट किया, थीरीज में प्रेजेंट किया। ठीक है, कि किस तरह से सेंडर के कंस्ट्रक्शन पे और रिसीवर की इंटरप्रिटेशन पे इन चीज़ों का असर पड़ता है। और ये तो हमने देख लिया कि सीता बन गई गीता, कि वो अपने पोजीशन ऑल्टरनेट करते हैं इस मॉडल में। अब
आ गया ट्रांजैक्शनल मॉडल, बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल, एकदम से पूरी जो कम्युनिकेशन की जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज हो गई, क्योंकि ये हमारी जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बहुत एप्ट जो है मॉडलिंग करता है। ये इसने क्या बोला कि जो सेंडर और रिसीवर हैं वो इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं पोजीशन, दे आर एक्सचेंजिंग देयर थॉट्स आइडियाज ऑल द टाइम, सो दे आर बेसिकली कम्युनिकेटर्स। तो ये सेंडर रिसीवर की कंफ्यूजन, सीता गीता वाली कंफ्यूजन मिटा के इन्होंने बोला कि भाई यूज़ करो फ्रेज टर्म कम्युनिकेटर। उसके बाद इन्होंने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को रिटेन रखा है इसमें कि डेफिनेटली हमारा एनवायरनमेंट, हमारे साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, हमारे फिजिकल इन्फ्लुएंसेस, ये सारे हमारे मैसेजेस पे असर डालते हैं कि हम किस तरह से किसी का मैसेज समझ रहे हैं या अपना मैसेज किस तरह से समझा रहे हैं। तो ये इन्होंने रिटेन रखा, फैंटास्टिक। उसके साथ साथ ये जो कैटेगराइजेशन थी नॉइज़ की, ये बहुत ही ब्यूटीफुल थी, लाइक आउटस्टैंडिंग, कि इन्होंने नॉइज़ को 4 हिस्सों में बांट दिया, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल। इसमें जो साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक और फिजियोलॉजिकल हैं, ये थी इंटरनल नॉइजेस, ठीक है। इसके जो सोर्स हैं ये इंटरनल होते हैं हमारे, लेकिन जो फिजिकल है ये एक्सटर्नल है, ठीक है। अब क्या है ये एक्सटर्नल क्यों है? ये है नॉइजेस जो आप अभी लेक्चर सुन रहे हैं और अगर आपके पड़ोस में कारपेंटर किसी ने लगाया हुआ है, चर चर की आवाज़ आ रही है, वो एक्सटर्नल नॉइज़ है, फिजिकल नॉइज़ है। या मम्मी की कुकर की सीटियाँ लग रही हैं, वो एक्सटर्नल नॉइज़ है, वो फिजिकल नॉइज़ है। इट इज़ एक्सटर्नल, कि ये आउटसाइड से आ रही है। लेकिन आप मेरा लेक्चर अगर ध्यान से नहीं सुन रहे हो और आपके दिमाग में कोई और ही खिचड़ी पक रही है फेसबुक वाली, तो वो आपकी इंटरनल नॉइज़ है, ठीक है। वो आपके अंदर की थॉट्स की दिक्कत है, वो साइकोलॉजिकल नॉइज़ है कि आपके मेंटल, या फिर आपको लग रहा है इस टाइम पे कि या मतलब चलिए इस लेक्चर की बात छोड़ देते हैं कि कोई भी आपको किसी चीज़ के बारे में बताता है और आपका साइकोलॉजिकल बायस है उस चीज़ के लिए, तो आप उसकी बात अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे, वो आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो हमारे जो बायसेस होते हैं, प्रेजुडिसेस होती हैं, वो हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं या साइकोलॉजिकल नॉइजेज होती हैं। फिजियोलॉजिकल नॉइजेज क्या हैं? जैसे अगर लगा लीजिए किसी को ऊंचा सुनता है, या फिर आज मेरा गला खराब हो, वो मेरी इंटरनल नॉइज प्रॉब्लम है, तो वो मेरी फिजियोलॉजिकल नॉइज़ है कि मेरा गला खराब है, मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रही। या किसी को ऊंचा सुन रहा है, तो अगर मैं उसको लो वॉल्यूम पे ही ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ, तो फिर वो क्या है, उस इंसान की वो फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, फिजियोलॉजिकल नॉइज़ है। या किसी को अच्छे से नहीं दिखता है, ठीक है, हम उसकी स्पेक्स नहीं पहने हुए, उन्होंने अगर वो स्पेक्स से देख पाते हैं ठीक से, स्पेक्स नहीं पहने, तो वो फिजियोलॉजिकल नॉइज़ है, क्योंकि दैट इज़ इंटरनल। ऑल राइट। तो उसी तरह से सिमेंटिक क्या हो गई? अगर मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ करती हूँ जो आपको समझ ना आती हो, सपोज मैं स्वाहिली में ये लेक्चर दे रही होती, फिर आप बैठे होते, बिल्कुल आपको समझ नहीं आती, तो दैट वुड हैव बीन अ सिमेंटिक बैरियर और सिमेंटिक नॉइज। उसी तरह से अगर मैं बहुत सारे जार्गन्स यूज़ करूं जो अभी मेरे को यूज़ करने पड़ रहे हैं, लेकिन आपको समझ तो आ रहा है ना, तो वो सिमेंटिक बैरियर्स हो गए। अगर हम जार्गन्स यूज़ करते हैं या फिर डबल मीनिंग वर्ड्स यहाँ यूज़ करते हैं कि आप उसका कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं, तो मतलब में क्लैरिटी नहीं है, तो वो सिमेंटिक बैरियर हो गया। तो इसी तरह से ये 4 नॉइजेज जो हैं वो ट्रांजैक्शनल मॉडल ने आइडेंटिफाई की और ब्यूटिफुली अपने मॉडल में प्रेजेंट की। उसके साथ साथ मैसेज और फीडबैक का एलिमेंट तो इन्होंने रखा ही, जिसके बगैर तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन पॉसिबल होती नहीं। सो रियली रियली फैंटास्टिक वर्क देयर, गुड जॉब। इसके फीचर्स क्या थे? दी मोस्ट डायनामिक मॉडल, बट ऑफ कोर्स अगर इन तीनों में देखा जाए तो इस मॉडल ने बिल्कुल आइडेंटिफाई किया कि कम्युनिकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस और ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है सेंडर और रिसीवर के, एंड देयर इज नो लाइक सेंडर रिसीवर थिंग, देयर आर कम्युनिकेटर्स, ऑल ऑफ अस आर कम्युनिकेटर्स। इसके साथ साथ उन्होंने लेबल किया कम्युनिकेटर, और कम्युनिकेशन को एक ट्रांजैक्शन की तरह लिया, आदान प्रदान, है ना, कि कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन है जो हम आपस में इंटरैक्ट करते रहते हैं। और इसको कोऑपरेटिव एक्शन की डेफिनेशन दी इन्होंने कि ये कोऑपरेटिव एक्शन होता है, हम किसी को अपनी बात समझाते हैं, उसकी बात समझते हैं, और जितना कोऑपरेटिव एक्शन होता है उतना हम बेटर समझ पाते हैं और उतना ही बेटर कम्युनिकेट कर पाते हैं, जिसके थ्रू वो बोलते हैं कि हम को क्रिएट करते हैं प्रोसेस को, उसके आउटकम को और इफेक्टिवनेस को। बट ऑफ कोर्स बहुत एक्सप्लेनेटरी है ये अपने आप में। स्ट्रेसेस दैट कम्युनिकेटर जनरेट सोशल रियलिटीज
Isn't it so कि हम सोशल रियलिटीज़ जनरेट करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो चाहे कॉन्टेक्स्ट में हो, और उसके साथ साथ टू क्रिएट रिलेशनशिप्स, intercultural alliances and to shape our self concepts, कि हम दूसरों की बात समझ के कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, अपनी बात समझा के कॉन्सेप्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, intercultural alliances बनाते हैं इसी के थ्रू, just because we are able to communicate effectively and it allows you to understand versatility in communication, कि noises को, barriers को understand करके, field of experience को understand करके इस मॉडल ने जो communication की versatility है उसको समझने की कोशिश की कि अगर ये इंटरनेट कनेक्शन ठीक से आपको ट्रांसमिट नहीं कर रहा है लेक्चर, तो ना मेरे बोलने में कमी है ना आपके समझने में कमी है, ये नॉइज़ का एलिमेंट है जो डिस्ट्रैक्टिव है। लेकिन वहीं अगर आपका एटीट्यूड नहीं है सुनने का लेक्चर और आपका मूड कुछ और है कि आपको किसी और सब्जेक्ट की वरी है या अपने एग्ज़ाम की वरी है, किसी तरह का भी मतलब, तो वो जो रिसीवर है वो समझ नहीं पा रहा है इस बात को, उसका कंप्लीट एटीट्यूड नहीं है, या मैं बहुत नेग्लिजिबली आपको समझा रही हूँ, नेग्लिजेंटली आपको समझा रही हूँ और मैं बिल्कुल भी आपको राइट कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रही हूँ अगर, तो वो जो सेंडर है उसकी कमी है। तो इन सब चीज़ों को ट्रांजैक्शनल मॉडल ने आइडेंटिफाई किया। अब देखते हैं लीनियर मॉडल के एग्जाम्पल। सबसे ज़बरदस्त काम हुआ बिफोर 300 BC एरिस्टोटल ने जब अपना लीनियर मॉडल प्रेजेंट किया। सेंडर मैसेज कंपोज करके रिसीवर को भेजता है, ये था बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एरिस्टोटल का मॉडल। सिंपलिस्टिक वन वे मॉडल विद 3 कंपोनेंट्स, सेंडर रिसीवर और मैसेज का था। लेकिन इस मॉडल ने इतना सिंपल होते हुए भी जो मॉडर्न थियरीज हैं उनके लिए एक फ्रेमवर्क सेट कर दिया। अब आप देखोगे ये तो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं ही हैं, इसमें एलिमेंट्स ऐड होते गए, चैनल का हो गया, फीडबैक का हो गया, नॉइज़ का हो गया, इन्हीं बेसिक कंपोनेंट्स को इन्हीं बेसिक कंपोनेंट्स को रखते हुए बाकी के जो मॉडल्स हैं वो रीडिफाइन हुए और जो फ्यूचर थियरीज हैं उनके लिए ज़बरदस्त काम हो गया। ये फर्स्ट मॉडल था जिसने पर्सुएसिव कम्युनिकेशन को प्रेजेंट किया कि किस तरह से, ये स्पीकर सेंट्रिक मॉडल था। इसने बोला कि लोगोस, इथोस, पेथोस को यूज़ करो भाई और जनता को कन्विंस करो कि कैसे आपने अपनी वाक्पटुता से, अपनी रेटोरिक से जनता को कन्विंस करना है। और आज भी जो पॉलिटिकल कैंपेन्स होते हैं उसमें इस मॉडल का इस्तेमाल होता है। जितने भी पर्सुएसिव कैंपेन्स होते हैं, प्रोपेगेंडाज होते हैं, उसमें इसी मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट मीडिया भी कितनी बार होता है कि जो प्रोपेगेंडा मॉडल होता है उसमें पर्सुएसिव टेक्निक्स यूज़ करके, इसी मॉडल को यूज़ करके न्यूज़ जो है वो दी जाती है या किसी भी आइडिया को प्रोपेगेट किया जाता है। वन वे प्रोसेस है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। क्रूशियल एलिमेंट जो फीडबैक का है वो इस मॉडल में मिसिंग है कंप्लीटली। ये ट्राइंगल ऑफ रेटोरिक है जिसमें इथोस, पेथोस, लोगोस का इस्तेमाल किया गया है जो एरिस्टोटल ने प्रोपेगेट किया था। उसके बाद आया लास्वेल मॉडल। दिस इज़ अगेन एन इंटरेस्टिंग मॉडल जिसने सेंडर फीडबैक और सेंडर रिसीवर और मैसेज को तो रिटेन किया ही, उसके साथ साथ इसने डिफाइन कर दिया इस मॉडल ने। तो हैरोल्ड लास्वेल ने फैंटास्टिक इम्प्रूवमेंट की उसी मॉडल पे। उन्होंने बोला सेंडर कौन है जो कि मैसेज भेज रहा है, लेकिन मैसेज किस चीज़ का है इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि मैसेज के थ्रू सेंडर क्या कहना चाह रहा है और किस चैनल का इस्तेमाल कर रहा है, किसके लिए इंटेंडेड है वो मैसेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इज़न्ट इट सो? अगर आपका मैसेज ठीक पर्सन के लिए इंटेंडेड नहीं है और वो आप जिसके लिए मेंट है उसके लिए आप उस मैसेज नहीं कंपोज कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट वो नहीं होगा जो आप चाहते हो। Isn't that right? ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी लीव की एप्लीकेशन मार्केटिंग मैनेजर को दे रहे हो तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हो। तो उसी तरह से इन्होंने हर एलिमेंट को ब्यूटिफुली डिफाइन कर दिया कि ये इट्स इंपॉर्टेंट टू नो हु इज सेंडिंग द मैसेज, टू whom is it being sent, what channel is being used and what is being said in the message, and then we analyze with what effect। तो इन्होंने ये एलिमेंट बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिए, लेकिन जो ये नहीं इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया अपने मॉडल में वो था एलिमेंट ऑफ नॉइज़ की। रुकावट के लिए खेद है, जो इंटरफियरेंसेस थी, डिस्टर्बेंसेस थी, वो नहीं इनकॉर्पोरेट किया और ऑब्वियसली फीडबैक का सिस्टम भी इनकॉर्पोरेटेड नहीं था। इफेक्ट का तो था लेकिन फीडबैक का सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड नहीं था। तो ये मॉडल सीक्वेंस था, लीनियर कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर रहा था, एक पर्सुएसिव प्रोसेस की तरह ही
डिस्क्राइब कर रहा था इस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को। चैनल पे इन्होंने स्ट्रेस किया कि चैनल एक स्पेशल एलिमेंट है जिस पे ध्यान देना चाहिए कि राइट चैनल का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि आप जो भी रिसीवर है उसमें वो डिजायर्ड चेंज ला सको जो आप चाहते हो। So no response or feedback was considered, so that is something that's not right with the communication model, क्योंकि feedback का होना बहुत ज़रूरी है। ये यूजफुल था पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में, प्रोपोगेंडा और पॉलिटिकल सिंबॉलिज्म वाली जो कम्युनिकेशंस होती हैं उसके लिए ये मॉडल काफ़ी यूजफुल साबित होता था। तो ये वाले एलिमेंट्स उन्होंने हाईलाइट कर दिए और ये बहुत ही ब्यूटिफुली प्रेजेंट किया लीनियर मॉडल को। फिर आया न्यूकॉम्ब का मॉडल 1953 का। 1953 में इन्होंने 3 जो एलिमेंट्स हैं उनको लेके ये मॉडल प्रेजेंट किया और इंटरपर्सनल स्किल्स में आप देखोगे कि ये ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट होता है। आप इसको जब पढ़ोगे इस मॉडल को तो आप देखोगे कि सच में इक्विलिब्रियम किस तरह से ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। तो इन्होंने बोला कि एक हमारी रिलेशनशिप चलती रहती है लेकिन किसी भी फैक्टर x का उस पर असर पड़ता है और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आप एक स्टैंडर्ड सी पोजीशन ले लो जहाँ पे मैनेजमेंट और वर्कर्स बड़े आराम से काम कर रहे हैं, लेकिन एक फैक्टर आ जाता है कि किसी दूसरी फैक्ट्री में पे हाइक हो गई या वेज हाइक हो गई, तो वर्कर्स तक ये बात पहुँच गई। वर्कर्स ने अब खुद के लिए भी वेज हाइक मांगना शुरू कर दिया। मैनेजमेंट इज़ नॉट रेडी टू गिव इट टू देम, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो जब तक बैलेंस नहीं आएगा तब तक ये जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं होगी। तो कम्युनिकेशन का इन्होंने जो एलिमेंट हाईलाइट किया न्यूकॉम्ब ने वो ये था कि जो हार्मनी है, कंसिस्टेंसी है किसी भी कम्युनिकेशन की, वो इस फैक्टर x पे डिपेंड करती है और इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब ये फैक्टर x उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो एंड इन्होंने बोला कि ये दोनों एलिमेंट हार्मनी और कंसिस्टेंसी के बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये फैक्टर x के बारे में इन्होंने ध्यान दिलाया। हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी होता है, जैसे पेरेंट्स के और बच्चों की रिलेशनशिप में होता है कि कोई एक फैक्टर x है वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा, या पेरेंट्स को कोई बात नहीं पसंद है या बच्चों को कोई बात नहीं पसंद है तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो पे अटेंशन टू दिस इक्विलिब्रियम, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हो, चाहे आपका सोशल सेटअप हो, चाहे फैमिलियल सेटअप हो, पे अटेंशन टू दिस फैक्टर x कि आप इस फैक्टर x जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है उसको कैसे बैलेंस आउट कर सकते हो। तो इनके हिसाब से जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन था वो ट्रायंगुलर था। फिर आया 1955 में, 1948 में काम स्टार्ट हुआ था, 1955 में आया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल जो हम आज के भी मास कम्युनिकेशन सिनेरियो में या ग्रुप कम्युनिकेशन सिनेरियोज में भी देख सकते हैं। वो है 2 स्टेप फ्लो मॉडल। इसको हम लाजरफील्ड और कैट्स मॉडल भी बोलते हैं। लाजरफील्ड और कैट्स मॉडल ये पॉल लाजरफील्ड और एलिहू कैट्स ने प्रेजेंट किया था। इसमें ये टर्म्स लेके आए ओपिनियन लीडर और ओपिनियन फॉलोअर्स की। ये 2 फ्रेजेस लेके आए और इन्होंने बताया कि किस तरह से जो ओपिनियन लीडर्स हैं वो मास कम्युनिकेशन से या अपने एनवायरनमेंट से आइडियाज़ पिक करते हैं, ओपिनियंस फॉर्म करते हैं, और जो लेसर एक्टिव कंपोनेंट्स हैं सोसाइटी की या लेसर एक्टिव इंडिविजुअल्स हैं उनके आसपास, उनमें वो प्रोपोगेट करते हैं और इससे कम्युनिकेशन अकर होती है। तो मास मीडिया से ये जनरेट करते हैं अपने ओपिनियंस। जैसे कंगना रनौत के इसमें देख लीजिए आप, जनता ने न्यूज़ सुनी, कंगना रनौत के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, उनके ऑफिसेज गिरा दिए गए, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा ज्यादती हो रही है। इसको अक्यूमुलेट किया लोगों ने और ट्विटराटी ने आर्टिकल्स डालने शुरू कर दिया, फेसबुक पे आर्टिकल्स डालने शुरू हो गए। तो जो दूसरे मेंबर्स हैं, कोई पोस्ट आई फेसबुक पे और उस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, येस वी डू नॉट एग्री विद दिस, ये तो वैंडलिज्म है, ये ऐसा है वैसा है करके। तो जिन लोगों ने उस चीज़ को अब्जॉर्ब किया और दूसरे लोगों तक इसको डिस्पर्स किया, दे आर ओपिनियन लीडर्स, और जो जिन्होंने उनकी पोस्ट फॉलो की और अग्री किया, दे आर ओपिनियन फॉलोअर्स। तो इस मॉडल को ये बहुत ही यूजुअल सी प्रैक्टिस इन्होंने ऑब्जर्व की एंड दिस इज सो रिफ्लेक्टिव इन द सोसाइटी टुडे एज वेल। तो इन्होंने ओपिनियन लीडर्स और ओपिनियन फॉलोअर्स का कॉन्सेप्ट हाईलाइट किया। तो ये फ्रेजेस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ओपिनियन लीडर्स कौन है? जो मास मीडिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक ओपिनियन को फॉर्म करके कॉन्टेक्स्ट में डाल रहे हैं, उन लोगों के लिए जो थोड़े से लेसर एक्टिव हैं और जो उस ओपिनियन से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। हाउएवर ओपिनियन फॉलोअर्स आर नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय मास मीडिया, वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में नहीं है मास मीडिया के, लेकिन
जो ओपिनियन लीडर्स ने फॉर्म किए हैं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो सिमिलरली अगर आप एक पंचायत सेटअप में या एक गांव के सेटअप में देख लो कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ना जनता उनके आसपास आके बैठ जाती है कि आज अच्छा क्या हुआ, और वो अपने ओपिनियन देते हैं, भाई ये सरकार तो बहुत ख़राब है, इसने तो ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, और वो जनता जो है वो अपने ओपिनियन लीडर को फॉलो कर रही है, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही है, वो कोई टीवी नहीं देख रही है, और वो उस ओपिनियन लीडर की बात को फॉलो कर रही है, और वोटिंग ट्रेंड्स तक इस तरह से हाईजैक हो जाते हैं कि वो जो ओपिनियन फॉलोअर्स हैं वो और कुछ नहीं देख रहे हैं, ओपिनियन लीडर्स क्या बोल रहे हैं उस बात को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो लीडिंग इन्फ्लुएंस वो होती है सोशल परसुएशन की, सोसाइटल सेटअप में कैसे परसुएट कर रहा है ओपिनियन लीडर अपने ओपिनियन फॉलोअर्स का। और इसमें बहुत मज़ेदार सी बात, जैसे हमने वो गांव वाले सेटअप की बात की, जो वर्ड ऑफ माउथ ट्रांसमिशन है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिलाया गया कि सच में इट इज़ अ रियली ह्यूज फोर्स जो वर्ड ऑफ माउथ से। तो आप ऐसे एज अ गवर्नमेंट एजेंट भी आपको बहुत बार ऐसा होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि ओपिनियन लीडर्स कौन है एक पर्टिकुलर क्लस्टर में, एक पर्टिकुलर एरिया में। अगर आपने एक अच्छी बात अपनी प्रोपोगेट करनी है एक पर्टिकुलर सेटअप में, तो ओपिनियन लीडर्स को टैप करना है एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है किसी भी आइडिया को के इम्पैक्ट को बढ़ाने का। सो इट विल बी वेरी यूजफुल इन दैट सेटअप एंड इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स मास मीडिया, देयरफॉर लीनियर कम्युनिकेशन है। ये भी लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल है। इसका जो आइडिया होता है वो होता है कि सेंडर से रिसीवर तक का, मास कम्युनिकेशन से ओपिनियन लीडर ने अक्यूमुलेट किया और उसने भेज दिया अपने उस तक, सेंडर्स तक, जो भी फॉलोअर्स हैं उन तक वो कर दिया आइडिया। अब आया शैनन एंड वीवर मॉडल, इट्स कॉल्ड मदर ऑफ ऑल मॉडल्स। फैंटास्टिक मॉडल हियर, ऑलमोस्ट ऑल द कंपोनेंट्स वर इनकॉर्पोरेटेड, like almost all I said, I did not say all। और क्लॉड शैनन और वॉरेन वीवर का ये मॉडल था जिसने बोला, इन्होंने, डिड यू नो दैट क्लॉड शैनन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थियरी। इन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दिया कम्युनिकेशन को और इंफॉर्मेशन थियरी को। इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज हाईलाइटेड। इन्होंने बोला कि एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन कंपाइल होती है, जो इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर रहा है वो इंफॉर्मेशन सोर्स एनकोडर का यूज़ करेगा एनकोडिंग करने के लिए, फिर इंफॉर्मेशन एनकोड होगी। चैनल का इस्तेमाल होगा जिसमें नॉइज़ कंपोनेंट पे ध्यान दिलाया गया कि नॉइज़ को ध्यान देना। यहाँ पे ये पहला मॉडल था जिसमें नॉइज़ को इतने फैंटास्टिकली इनकॉर्पोरेट किया गया कि भाई ध्यान दो, मैसेज रिसीवर तक तभी प्रॉपरली जाएगा अगर नॉइज़ नहीं होगी, या फिर मैसेज को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि नॉइज़ का, जो छोटी मोटी नॉइज़ का है उसका असर ना पड़े। फिर मैसेज को डिकोड करेगा डिकोडर और फिर अपनी डेस्टिनेशन तक मैसेज पहुँचेगा। क्लॉड शैनन वर्क कर रहे थे बेल लैब्स में, बेल टेलीकम्युनिकेशंस में। तो इनका मेन जॉब यही था कि टेलीकम्युनिकेशन को कैसे स्मूथ किया जाए। तो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस को ऑब्जर्व करके इन्होंने एक फैंटास्टिक मॉडल प्रेजेंट किया। तो एनकोडिंग होती थी, फिर डिकोडिंग होती थी। तो इस प्रोसेस को इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया और ये स्टार्ट तो हुआ था सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन पे फोकस करके, लेकिन आज हम इसकी इतने ज़्यादा इम्पैक्ट हुए कि आज कितने सारे मॉडल्स में इस चीज़ की रिफ्लेक्शन आपको मिलेगी। इन्होंने पायनियर किया, अभी ये देख रहे हैं ना हम कि ये फीडबैक का एलिमेंट, इससे पहले लासवेल का मॉडल देखा आपने, एरिस्टोटल का मॉडल देखा, फीडबैक सिस्टम नहीं था। शैनन एंड वीवर लेके आए फीडबैक का सिस्टम, जिससे जो मॉडल है वो इंटरैक्टिव हो गया। टेलीफोन जो टेलीग्राम्स हो गए या फिर ईमेल्स हो गई, जैसे ईमेल्स में भी सेंडर ने रिसीवर तक भेज दिया, उसके बीच में कुछ नहीं हो रहा है, एक बार मैसेज ट्रांसमिट हो गया, फिर आप पढ़ोगे, फिर आप ईमेल को रिस्पॉन्ड करोगे। तो सेंडर रिसीवर बिकम्स द सेंडर व्हेन दे रिस्पॉन्ड टू द ईमेल, राइट। तो इसी तरह का मॉडल है। तो इसमें एनकोडिंग कर रहा है, या जैसे ईमेल आपने टाइप कर दी, आप सोर्स हो गए, फिर एनकोडिंग प्रोसेस हो रहा है, फिर आप चैनल यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट का चैनल यूज़ कर रहे हो, फिर मैसेज रिसीवर तक पहुंच रहा है, डिकोड होके पहुंच रहा है रिसीवर तक, रिसीवर उसको कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, ब्रेन है वो जो रिसीव कर रही है, और फिर वो रिस्पॉन्ड कर रही है।
तो इसको बोला जाता है मदर ऑफ ऑल मॉडल्स, क्योंकि इसने फीडबैक और नॉइज दोनों एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया। एनकोडिंग प्रोसेस को भी इसने हाईलाइट किया कि एनकोडिंग किस तरह से हो रही है। हमारा एक आइडिया होता है, लेकिन अगर हम उसको ठीक ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर रहे, राइट वर्ड्स यूज नहीं कर रहे उसको एक्सप्रेस करने के लिए, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा आइडिया ठीक तरह से सेंडर तक पहुंचे। सो एनकोडिंग ऑल्सो शुड बी प्रॉपर। और कम्युनिकेशन सिग्नल्स में डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये टेलीफोन लाइंस को स्टडी कर रहे थे, उसमें जो आती थी डिस्टर्बेंसेस उनको स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि भाई जो मैसेज है वो तो ठीक तरह से, अगर मैं बात ठीक तरह से कर रही हूँ, लेकिन अगर इंटरनेट में ही खराबी आ गई या ट्रांसमिशन में ही खराबी आ गई तो उससे जो इफेक्टिवनेस ऑफ द सेंडर को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो कम्युनिकेशन सिग्नल्स पे भी ध्यान दीजिए। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो मैसेज है और वो कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं वो एक ही चीज़ है। नहीं, जो मैसेज एनकोडिंग होके जा रहा है और जो मैसेज की अपनी जो आइडेंटिटी है वो दो अलग चीज़ें हैं। तो उन्होंने इसको, जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं और मैसेजेस हैं, उनको एक दो एंटिटीज़ की तरह ट्रीट करना शुरू किया। तो इस मॉडल ने ये चीज़ आइडेंटिफाई की। और उन्होंने बहुत मज़ेदार चीज़ बोली, जो अमाउंट ऑफ नॉलेज और साइज ऑफ मैसेज, ये एक जैसे नहीं है। दे विल नेवर बी इक्वल। लाइक नेवर बी तो एक बात हो गई, दे वोंट बी इक्वल। कि कई बार हम एक पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं, लेकिन की एलिमेंट्स यही 5 चीज़ें हैं। तो जो नॉलेज है वो ये 5-7 फ्रेजेज हैं, लेकिन जो साइज ऑफ मैसेज है वो इतना बड़ा है, लेकिन जो इसमें से लेने वाली चीज़ें हैं वो ये 5-6 चीज़ें हैं। तो द अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड साइज ऑफ मैसेज आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ हाईलाइट की। और उन्होंने रिसीवर एक्सेप्टेबल एनकोडिंग को भी हाईलाइट किया, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे अगर वही बात आ गई कि मैं स्वाहिली में यही लेक्चर दे रही हूँ, तो आपको क्या फ़ायदा होगा उसका? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर मैं अपना मैसेज आप तक ढंग से पहुँचाना चाहती हूँ तो एनकोडिंग वही होनी चाहिए, उसी तरह से होनी चाहिए जो आप डिकोड कर सको। सो दैट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग दैट दिस मॉडल प्रेजेंटेड। ये आपकी रेफरेंस के लिए आपको नोट्स में मिलेगा ही। ये अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, शैनन वीवर। इन्होंने बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल में ये आर्टिकल प्रेजेंट किया था, अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। फैंटास्टिक आर्टिकल। फिर आया वेस्ली मकलीन मॉडल 1957 में। इन्होंने भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडल प्रेजेंट किया जो कि मास कम्युनिकेशन फॉलो करता है अभी भी। और उन्होंने क्या बोला कि जो रिपोर्टर है वो स्टिम्युलेट हो रहा है अपने एनवायरनमेंट से। कंगना रनौत का केस ले लेते हैं। रिपोर्टर्स ने देखा कि क्या हो रहा है और उन्होंने अलग अलग इंफॉर्मेशन सोर्सेज से, कई एक चैनल ने तो सीधा वो जेसीबी वालों के साथ जाके बैठ गए थे कि आप बताइए जी आप क्यों तोड़ रहे हैं, और बोल रहे जी मेरे को तो ऑर्डर मिला था, मैं तोड़ रहा हूँ, मैं तो कल से बोल रहा हूँ। तो जो भी है, तो रिपोर्टर्स क्या करते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। बट बिफोर दे रीच द ऑडियंस, बिफोर दे रीच हु इट इज सेंट टू, देयर इज अ गेट कीपर। ठीक है, गेट कीपर कौन है? यूजुअली मास मीडिया के सेंस में वो कौन हो जाते हैं? वो हैं जो एडिटर्स हो गए, जो देखते हैं अब ए पे इन्फ्लुएंस पड़ रहा है X1 का, X2 का, X3 का, ठीक है, इस तरह से। और जो सी है वो भी क्या करेंगे, वो सिर्फ ऐसे ही इंफॉर्मेशन लेके नहीं कर देंगे, वो देखेंगे इशू कितना सेंसिटिव है, कि इसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाना चाहिए, क्या ये बात बोलने वाली है, अगर है तो किस ढंग से बोलने वाली है। दैट इज द रोल ऑफ द गेटकीपर। और फिर वो भेजेंगे, तो एक तरह से बी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। जो ऑडियंस है जिसके लिए इंटेंडेड है मैसेज, ए सेंडर है, बी रिसीवर है, जिसके लिए मैसेज इंटेंडेड है उसके लिए एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, और वो उस चीज़ पे रोक लगा रहे हैं जो इनको लग रही है कि हमें नहीं बोलनी चाहिए या हमें किस तरह से प्रेजेंट करनी चाहिए। तो ये बहुत ब्यूटीफुल मॉडल है जो कि मास कम्युनिकेशन फॉलो करता है। एक्सेस जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ओरिएंटेशन है, कि जिससे स्टिमुलेट हो रहा है अ पर्टिकुलर रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहा है सी को। ए कम्युनिकेटर है जो एडवोकेसी रोल प्ले करता है कि भाई इसके बारे में बोलना चाहिए, ये तो बहुत ख़राब हो रही है, या ये बहुत अच्छा हो रहा है, इसके बारे में जनता को बताना चाहिए, वॉटेवर, ठीक है। और वो एक्सेस से इंस्पायर हो रहा है और फिर वो एडवोकेट कर रहा है एक पर्टिकुलर आइडिया को। उसके बाद में सी जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है चैनल की तरह, गेट कीपर की तरह, कि मैंने ली इन्फॉर्मेशन, अब मैं इसको चैनलाइज करके बी तक पहुंचाऊंगा, बट आई विल
टेक केयर ऑफ व्हाट इज सेंट एंड हाउ इट इज सेंट। बी है पीपल और ग्रुप सीकिंग अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं वो है बी। ठीक है, ये बोलता है, ये मॉडल क्या बोलता है कि जो कम्युनिकेशन इवेंट है वो स्टार्ट कहाँ हो रहा है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर से या स्टिमुलाई से स्टार्ट हो रहा है। रिमेंबर जो हमने डेफिनेशंस में भी देखा था कि कैसे डेफिनेशन स्टार्ट हुई थी। तो ये मॉडल बोलता है कि जो स्टिमुलाई है वो स्टार्ट कर रहा है कम्युनिकेशन प्रोसेस को, और बोलता है कि उसके बाद में सेंडर मैसेज क्रिएट करता है अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, वो अभी क्या फील कर रहा है, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, उन सबको मिला के वो एक मैसेज क्रिएट कर रहा है और अपने ओपिनियन, सब्जेक्टिव ओपिनियंस बना रहा है। और ये किसको भेज रहा है, ये अपने, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, एडिटर को, जो कि गेट कीपर की तरह एक्ट कर रहा है। और फिर गेट कीपर उसको अप्रूव करेगा और सेंडर को वापस भेजेगा अगर उसमें और एलिमेंट ऐड करने वाला है। तो अगर आप इस मॉडल में देखोगे तो सेंडर वापस भी भेज सकता है मैसेज को ए को, ठीक है, कि नहीं नहीं इसमें और रिसर्च करो, इसमें और मैटर डालो या इसको एडिट करो या व्हाटएवर। ठीक है, तो फिर वो वापस सेंडर को फीडबैक दे के भी भेज सकता है कि ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा, इसलिए जाएगा। गेटकीपर्स ट्रेडिशनल मास कम्युनिकेशन में न्यूज़पेपर एडिटर्स हो गए, न्यू मीडिया ब्लॉग्स, तो जिसमें कोई भी लिख सकता है, तो उसमें एडिटर नहीं है, वो हम ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट हो गए, फेसबुक पोस्ट हो गए, वी डोंट नीड एडिटर्स देयर, वी आर एडिटर्स आवरसेल्फ। तो इसलिए इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आप फेसबुक पे क्या पोस्ट डालते हो, बिकॉज यू योर सेल्फ आर द गेट कीपर। रिसीवर विल गेट द मैसेज बट मस्ट डिकोड इट, देयर डिकोडिंग विल इन्वॉल्व अप्लाइंग देयर ओन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, है ना। जैसे किसी रिपोर्टर ने कोई फेमिनिस्ट इशू उठाया है तो गेटकीपर उसको एनालाइज करेगा, बोलेगा कि हाँ ठीक है, इसको इस ढंग से प्रेजेंट किया जा सकता है। जो बी ले रहा है उसको, वो अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन बनाएगा। अगर वो प्रो फेमिनिस्ट है तो वो उसको पॉजिटिव वे मिलेगा, अगर वो नहीं है, अगेंस्ट है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के, तो उसको अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन से रिसीव करेंगे। तो उसके अगेंस्ट बोलेंगे या उसके प्रो बोलेंगे, दैट विल डिसाइड how subjectively they are opinionated about that particular topic. Receiver may send feedback to the sender which could spark another round of communication. तो जो रिसीवर है वो जैसे फेसबुक पोस्ट पे कोई आपकी पोस्ट से डिसएग्री करता है तो वो डालेगा कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, दिस इज जस्ट नॉट अग्रीएबल एंड ऑल दैट। फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे, भाई बात तो समझ, पहले अच्छे से सुन लो, पहले ध्यान से देख लो क्या बोला है। और वैसे ही ट्विटर पे भी होता है, जो तू तो मैं होती है, डिश होती है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, इसने बहुत ज़्यादा, इस मॉडल ने जो ब्यूटिफुली हाईलाइट किया जिस चीज़ को, वो यही था कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स स्टिमुलाई की तरह एक्ट करते हैं और वो बहुत बार हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इंस्टिगेट करते हैं। और हमारी सबकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस होती हैं किसी भी मैटर को लेके। एक रिपोर्टर अपनी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से मैसेज कंपोज कर रहा है, जो बी है ऑडियंस, जो सी है वो अपनी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से उसको प्रेजेंट कर रहा है या कर रही है, और जो बी है ऑडियंस है वो अपनी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से उसको समझ रही है और उसके लिए फीडबैक दे रही है, रिएक्ट कर रही है। तो ब्यूटीफुल एनालिसिस देयर। ये मीडिएटेड कम्युनिकेशन का मॉडल है। ऑब्वियसली गेटकीपर बैठा है, वो मीडिएट कर रहा है कि ये बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। जो ऑडियंस है वो गेटकीपर को भी बता सकती है, सीधा ए तक भी वो फीडबैक दे सकती है। कम्युनिकेशन बिगिंस व्हेन अ पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू समथिंग फ्रॉम हिज और हर सराउंडिंग्स, स्टिमुलाई। The person must first receive message from environment, then respond accordingly to object of orientation. ठीक है, applicable to both interpersonal and mass communication, mainly mass communication में, लेकिन interpersonal communication में भी ये मॉडल अप्लाई होता है। Feedback is direct and fast in interpersonal communication and indirect and slow in mass communication. हालांकि आज के सोशल मीडिया सेटअप में हम नहीं बोल सकते कि स्लो है, क्योंकि ट्विटर आती तो ऐसे फट से रिस्पॉन्ड करते हैं, फेसबुक पोस्ट पे कैसे फट रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो फीडबैक इज सुपर फास्ट। ऑल राइट, आज तक पे जो न्यूज़ आती है उसको एकदम से ट्विटर या क्रिटिसाइज कर देता है या अप्रिशिएट कर देता है, व्हाटएवर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल आया ये, लेकिन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। मैं अब लीनियर और ट्रांजैक्शनल मॉडल के तरीके से नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लगा लो कि मॉडल्स को प्रेजेंट कर रही हूँ। लीनियर मॉडल था
SMCR मॉडल बोलते हैं, सब्जेक्ट मैसेज चैनल और रिसीवर का मॉडल। लेकिन क्या ज़बरदस्त मॉडल था, क्या फैंटास्टिक मॉडल था। सोर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स को पे ध्यान देने के लिए इस मॉडल ने बोला, जो सेंडर है उसकी एटीट्यूड्स पे, नॉलेज पे, सोशल सिस्टम पे, कल्चर पे। इन्होंने क्या ज़बरदस्त एनालिसिस किया कि भाई सेंडर के अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं तो कम्युनिकेट अच्छे से नहीं होगा मैसेज। अगर उसकी सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी कंटेंट पे पकड़ नहीं है, तो मैसेज उस तरह से इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं होगा। सब्जेक्ट नॉलेज है, स्किल्स हैं, लेकिन एटीट्यूड नहीं है तो भी मैसेज कम्युनिकेट नहीं होगा। सोशल सिस्टम का क्या असर है उस मैसेज पे, बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने हाईलाइट किया कि सोशल सिस्टम, वही जो टैबू वाली हमने बात की कि अगर टैबू टॉपिक है तो मैसेज खुल के नहीं एक्सप्रेस किया जाएगा। और कल्चर के बहुत असर पड़ते हैं कि कंटेंट ऑफ जो मैसेज है उसमें कल्चर का बहुत बड़ा रोल होगा। और उन्होंने बोला कि जितना ही सेंडर पे असर डालती ये चीज़, उतना ही रिसीवर पे भी असर डालती है ये चीज़। रिसीवर उसको तभी इफेक्टिवली रिसीव कर पाएगा अगर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। मतलब मैं तो बोल रही हूँ लेकिन आपका ही ध्यान नहीं है तो फिर कैसे आपको समझ आएगा। आपके भी लिसनिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए कि आप उसको ध्यान से बैठ के सुनो, इधर उधर दूसरी विंडोज़ ना खोल के बैठो, ठीक है। आपका एटीट्यूड है कि नहीं है सुनने का। मम्मी से पूछा करो बच्चों का कैसे एटीट्यूड होता है मम्मी की बात सुनने का, कोई एटीट्यूड नहीं होता है। नॉलेज कैसी है आपकी बात सुनने की, क्या आपको उस कॉन्टेंट की नॉलेज है जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ। तो सोशल सिस्टम का रिसीवर पे भी उतना ही असर होता है कि टैबू वाला टॉपिक है तो वो नहीं सुनना चाहेंगे, उनका मेंटल ब्लॉक हो जाएगा और वो मतलब बहुत डिसइंटीग्रेटेड रहेंगे। कल्चर का उसी तरीके से असर होता है। और इन्होंने जो बहुत मज़ेदार बात बोली कि मैसेज का कंटेंट, उसके एलिमेंट्स और मैसेज की ट्रीटमेंट किस तरह से मैसेज की होनी चाहिए, किस ऑडियंस के लिए इंटेंडेड है वो मैसेज, है ना। अगर आपने अभी एज अ गवर्नमेंट एजेंट अगर आपने फार्मर से जाके बात करनी है तो आपका मैसेज ट्रीटेड होना चाहिए ताकि उनको वो समझ आ सके। तो यही सिमेंटिक बैरियर्स वाली बात होगी ना। अगर सिमेंटिक्स ठीक नहीं है, अगर आप बहुत सारे जार्गन्स यूज़ कर रहे हो तो एक लेमैन को आपकी बात नहीं समझ आएगी। अगर आप फार्मर से जाके बात कर रहे हो और बहुत सारे जार्गन्स यूज़ कर रहे हो तो उनको नहीं समझ आएगी। उसी तरह से मैसेज का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी एनकोडिंग कैसी है, इन सब चीज़ों पे डेविड बर्लो का मॉडल है ये, उन्होंने बहुत मज़ेदार तरीके से ध्यान दिलाया। तो इतनी छोटे छोटे एलिमेंट्स से ब्रेक डाउन करने से क्या होता है, हमारी मैसेजिंग इफेक्टिव हो जाती है ना। तो कई बार हमें ध्यान ही नहीं होता है इन चीज़ों का, हम बात करते जाते हैं लेकिन हमें ध्यान ही नहीं होता है कि हमें कितनी इफेक्टिवली अपने मैसेज को प्रेजेंट करना है और ये एलिमेंट कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं। चैनल के बारे में उन्होंने बोला कि हम किसी भी तरीके से इन 5 सेंसेस से मैसेजेस को सेंड या रिसीव कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग। अगर आपको मेरे को बताना हो कि समोसे बहुत टेस्टी हैं तो आप मेरे को बोल भी सकते हो कि वाह जी मैंने सुना है वहाँ के समोसे बहुत टेस्टी हैं फलानी दुकान के। या आप एक बहुत अच्छे तरीके से उसको सजू के प्रेजेंट कर सकते हो और मेरे को देख के ही पता चल जाएगा कि वाह वो समोसे तो सच में बहुत टेस्टी हैं। अब मैं कहीं पे मेरे को तलने की स्मेल आ रही, समोसे तले जा रहे हैं तो भी मेरे को लगेगा कि बड़े टेस्टी समोसे तले जा रहे हैं। और अगर मैंने खा लिए फिर बोलना ही क्या है टेस्टिंग से, तो मेरे को पता ही चल जाएगा कि समोसे बहुत टेस्टी हैं, ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स क्या थे, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, SMCR, इसीलिए इस मॉडल को बोलते हैं, ठीक है। और ये सेंडर के स्किल और एक्सपीरियंस को हाईलाइट करता है, रियली गुड थिंग ओवर देयर। और 5 सेंसेस को पिक्चर में लेके आता है, विच इज़ वेरी ट्रू कि हम यही अपने ऑडिटरी स्किल्स को यूज़ करके, अपने स्पीकिंग स्किल्स, स्पीच स्किल्स को यूज़ करके हम मैसेजेस भेजते या रिसीव करते हैं। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स, रिसीवर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी ये पर्सपेक्टिव में लेके आए भाई कि सेंडर तो अच्छे से मैसेज भेज रहा है, रिसीवर को भी उतनी नॉलेज है समझने की कि नहीं, या रिसीवर के लिए भी उतना इजी है समझना कि नहीं, रिसीवर की कैपेबिलिटी है कि नहीं। इस एलिमेंट को भी एम्फसाइज किया उन्होंने। और उन्होंने परसेप्शन का रोल भी हाईलाइट किया कि हमारी अपनी प्रेजुडिसेस तो नहीं है कुछ किसी मैसेज को लेके, तो हम वैसा ही मैसेज भेजेंगे। अगर हम प्रेजुडिस्ड हैं तो हम एक जो बायस फ्री मैसेज नहीं भेज पाएंगे। सिमिलरली रिसीवर के अगर अपने प्री कंसीव नोशंस हैं और अपनी प्रेजुडिसेस हैं तो रिसीवर भी मैसेजेस को ठीक तरह से रिसीव नहीं कर पाएगा अगर उसके प्री कंसीव नोशंस हैं तो।
और इन्होंने डिस्क्रिपेंसी फैक्टर को कंसिडर किया कि डिस्क्रिपेंसी होगी अगर सेंडर और रिसीवर के स्किल्स नहीं मैच करे, कल्चरल नहीं मैच कर रहे, प्रेजुडिसेस हैं तो डिस्क्रिपेंसी होगी, और कॉम्प्रीहेंड किस तरीके से किया जा रहा है इस पे भी इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा। तो कितनी माइन्यूट और फैंटास्टिक ऑब्जर्वेशन थी डेविड बर्लो की। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। SMCR मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन या डांसेस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये था नहीं है, डांस है, फ्रैंक डांस है जिन्होंने ये मॉडल कंपोज किया था। इनको पहले डांसेस हीलिक्स मॉडल भी कहा जाता था, और अभी आपको जो कॉमन रेफरेंस मिलेगी वो मिलेगी हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का। ब्यूटिफुल मॉडल, हाउ जो हमारे मतलब देखिए आप कितनी ही ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन की है फ्रैंक डांस ने। उन्होंने कहा कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे जैसे हम अक्यूमुलेट करते जाते हैं इंफॉर्मेशन, तो ये एक स्पाइरल की तरह हमारी वाइडन हो जाती है कम्युनिकेशन। और ये थोड़ा उसी जैसे जैसे हमारी वाइडन होती है, नॉलेज बेस वाइडन होता जाता है, हमारा ये जो कॉम्प्लेक्सिटी भी इस कम्युनिकेशन प्रोसेस की बढ़ती जाती है। उन्होंने बोला जब बच्चा पैदा होता है वो कम्युनिकेट करना स्टार्ट करता है, वाँ वाँ रो रो के कम्युनिकेट करता है, फिर बैबलिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके पास और जरिए आ जाते हैं, उसको पता चल जाता है कम कम के लिए ऐसे बोलना है, फिर वो वर्ड सीख जाता है, बोलता है मम्मा कम हियर, फिर वो ग्रामेटिकली किस तरीके से बोलना है, प्लीज़ कम हियर, और ऐसे 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 करके लैंग्वेज को लेके नॉलेज बेस, कॉन्टेक्स्ट को लेके, कंटेंट को लेके नॉलेज बेस बढ़ता जाता है, और प्रोसेस जो है वो इलेबोरेट होता जाता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है। सिमिलरली जैसे कम्युनिकेशन थियरी को लेके आप एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट करोगे, फिर आपका बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी, आपको लगेगा कि ये डांस का मॉडल है या ये बर्लो का मॉडल है, और लेकिन आपका नॉलेज बेस बढ़ता जा रहा है। इस मॉडल की और ब्यूटी क्या थी, वो बोलते कि ये नॉन रेपिटेटिव प्रोसेस है, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि वो उससे छोड़ा हुआ तीर और मुंह से निकली हुए शब्द वापस नहीं आते, क्या बोलते हैं उसको, उससे छोड़ा हुआ तीर, बाण से छोड़ा हुआ तीर, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से बोली हुई, जबान से बोले हुए लफ्ज़ वापस नहीं आते। तो हेलिकल वही बोल रहे थे कि जो आपने बोल दिया, जो आपने सुन लिया, कि कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ रेपिटेटिव प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड अ डायनामिक प्रोसेस, इट जस्ट गोज ऑन, पर ये रिपीट नहीं होता है। जो आपने बात किसी को बोल दी आप उसको वापस नहीं ले सकते, है ना। तो ये बहुत ही फैंटास्टिक इन्होंने ऑब्जर्वेशन की और हमें रियलाइज़ करवाया कि तोल मोल के बोल, ये बोलना भूल गए लेकिन मैं इनकी तरफ से बोल रही हूँ कि तोल मोल के बोल। ये कम्युनिकेशन मॉडल साइक्लिकल था, साइक्लिकल प्रोसेस है, टाइम और एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस हो रहा है ना। जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है हमारा नॉलेज बेस वाइडन होता जाता है, एक्सपीरियंस हमारे नॉलेज बेस को में ऐड करता रहता है। तो टाइम एंड एक्सपीरियंस के फैक्टर को इन्होंने बहुत ही फैंटास्टिकली एनालाइज किया। कंटिन्यूस प्रोसेस है, 2 डायमेंशनल सर्कल में इन्होंने इस हिलिक्स के थ्रू बहुत ही फैंटास्टिकली, स्फेरिकली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया। सिंपल मॉडल है लेकिन कितनी बड़ी बातें बोल के जा रहा है। नॉन रेपिटेटिव है, तोल मोल के बोल, और अक्यूमुलेटिव है कि हम इंफॉर्मेशन अक्यूमुलेट करते रहते हैं जिससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है लेकिन हमारा नॉलेज बेस भी वाइडन होता रहता है। टेक्स इनटू अकाउंट द डायमेंशन ऑफ टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस टाइम पे क्या बात बोली जाती है, टाइम के हिसाब से ही चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से इन्होंने फ्रैंक डांस के मॉडल ने डिस्कस किया। उसके बाद आते हैं लीगन्स मॉडल, 1961 में आया, पॉल लीगन्स ने ये प्रेजेंट किया। इसमें उन्होंने 6 एलिमेंट्स हाईलाइट किए जो कि प्रिटी मच हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने बोला कम्युनिकेटर, मैसेज और कंटेंट, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, जो कि बर्लो ने भी हाईलाइट किया था। इन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा जोर डाला और इन्होंने बोला कि इसमें से कोई भी आपका एलिमेंट फेल होता है तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। ये एग्रीकल्चरल सेटअप में बात कर रहे थे कि अगर आपको फार्मर्स को अपने आइडियाज़ भेजने हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका मैसेज ट्रीटेड हो उनके लिए, कि उनकी भाषा में, उनके जार्गन्स में आप उनकी बात को समझा सकें। ऑडियंस और ऑडियंस के रिस्पॉन्स की तरफ भी
उन्होंने ध्यान दिलाया कि भाई आपको पूछना भी चाहिए कि आपकी ऑडियंस को आपकी बात समझ आई है कि नहीं आई है। तो इन्होंने फीडबैक का एलिमेंट और रिस्पॉन्स का एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया। इसके थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज वाला जो है एलिमेंट बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ इनके मॉडल के थ्रू में, और ये एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में काफ़ी पॉपुलर हुआ बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, कि ये मैसेज ट्रीटेड हो आपके अपनी ऑडियंस के लिए। इसके बाद आया विल्बर श्राम का मॉडल। बहुत ही 3 मॉडल्स प्रेजेंट किए इन्होंने, और तीनों मॉडल एक दूसरे को इम्प्रूव करके, मतलब हर मॉडल एक अपने पिछले वाले मॉडल से बेटर था। फैंटास्टिक मॉडल, वही जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, फ्रेम ऑफ माइंड, फीडबैक, नॉइज, सारा कुछ इनकॉर्पोरेट कर दिया विल्बर श्राम ने। और इनकी खासियत क्या है, ये कम्युनिकेशन फील्ड से नहीं थे, इन्होंने इस सब्जेक्ट को इंडिपेंडेंटली स्टडी किया। व्हाट अ फैंटास्टिक थिंग टू डू, है ना। अभी मतलब जैसे ये सारी चीज़ें हमें इंस्पायर करती हैं कि हमें कितनी ओपननेस रखनी चाहिए अपने एनवायरनमेंट को लेके, कैसे अपने एनवायरनमेंट से समझना चाहिए, कैसे इंटरैक्ट करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट से, कैसे चीज़ों को एब्जॉर्ब करना चाहिए, सीखना चाहिए। वेरी वेरी इंस्पिरेशनल ऑल ऑफ दीज थीरीज एंड मॉडल्स आर। विल्बर श्राम का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, द बेस्ट नोन मॉडल, मतलब आप देखिए 1955 में आया था ये मॉडल, शायद, लेट मी जस्ट, या 55 में ये मॉडल आया था। और उस टाइम में और आज की एप्लीकेबिलिटी में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। तो व्हाट थॉट प्रोसेस, फर्स्ट मॉडल जो था वो मोर और लेस इन ट्यून विद व्हाट हैड बीन प्रपोज्ड बाय शैनन एंड वीवर, तो वही नॉइज़ और फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके इन्होंने प्रिटी मच लीनियर था ये मॉडल जो। तो एनकोडिंग फेज पे इन्होंने हाईलाइट किया था इस मॉडल के थ्रू। तो इन्होंने क्या बोला, एनकोडर, इंटरप्रेटर, डिकोडर, और मैसेज जा रहा है और मैसेज आ रहा है, तो मतलब फीडबैक सिस्टम को फीडबैक को इनकॉर्पोरेट कर दिया, और एनकोडिंग प्रोसेस को हाईलाइट कर दिया कि आइडिया बना है, आइडिया को इनकोड करना है, रिसीवर तक भेजना है, रिसीवर डिकोड करेगा, इंटरप्रेट करेगा और फीडबैक देगा। तो प्रिटी मच लीनियर था, लेकिन जैसे इसमें बताया गया कि नॉइज़ नहीं कंसिडर किया, कि डिस्टर्बेंस को कंसिडर नहीं किया, जो कि एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। फिर इनका आया सेकंड मॉडल, जो तो फर्स्ट मॉडल ने स्टिम्युलाई तो आइडेंटिफाई किया कि हम स्टिम्युलेट होके वो करते हैं, रिसीवर के एग्जिस्टिंग ओपिनियंस और डिस्पोजिशंस हैं, क्या स्टेट ऑफ माइंड है, इस सब को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। लेकिन ये भी लीनियर था। सेकंड जो मॉडल उन्होंने प्रेजेंट किया, उसमें शेयर्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कि कैसी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तभी हम एक दूसरे की बात समझ पाएंगे। और फिर उन्होंने चैनल की सिलेक्शन, ट्रांसमिशन, इस पे भी ध्यान दिलाया कि कौन सा चैनल चूज़ किया है, कैसी बात कर रहे हैं हम, और क्या मैसेज देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम चैनल चूज़ करें। रिसीवर को भी कंसिडरेशन में लिया गया इसमें, नहीं तो रिसीवर एक पैसिव, लीनियर मॉडल्स में रिसीवर पैसिव रिसिपिएंट था, लेकिन अब फीडबैक डालने की वजह से वो रिसीवर जो है एक्टिव हो गया। फील्ड ऑफ नॉलेज को फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस और फील्ड ऑफ नॉलेज दोनों को कंसिडर किया गया। ठीक है, तो ये इस तरह से था फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और ये अब आया उनका मॉडल नंबर 3। जो सेकंड मॉडल था वो भी लीनियर ही था, लेकिन जो थर्ड मॉडल आया उसमें सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पॉन्स, इसमें रिस्पॉन्स की सिग्निफिकेंस इन्होंने इंक्लूड की। ठीक है, एनकोडिंग इंक्लूड की मैसेज की, कि मैसेज को एनकोड करना चाहिए, ट्रांसमिशन थ्रू अ प्रॉपर चैनल की सिलेक्शन पे ध्यान दिया। तो कैसे कैसे, अब इसमें जो पाथ था वो सर्किटस बन गया। ठीक है, अब किस तरह से, वही जो हमने बोला कि सेंडर एनकोडिंग करके चैनल का यूज करके मैसेज भेज रहा है, डिकोडिंग हो रही, रिसीवर रिस्पॉन्ड कर रहा है, नॉइज का एलिमेंट को ध्यान में रख के फीडबैक दे रहा है, फीडबैक सेंडर तक पहुंच रहा है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एंड फ्रेम ऑफ माइंड। ठीक है, ये थर्ड मॉडल में इंक्लूड किया इन्होंने। फर्स्ट और सेकंड मॉडल में फ्रेम ऑफ माइंड, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस नहीं था, थर्ड मॉडल में था। तो इस पे ध्यान देना जरूरी है। तो ये फैंटास्टिक मॉडल्स इन्होंने प्रेजेंट किए। फिर शुरुआत हुई ट्रांजैक्शनल मॉडल्स की, जो बार्नलैंड ने इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ से इन जो हमारे जो साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन वाले जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ, आइडेंटिफाई होना, और ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट होना स्टार्ट हो गया। डीन बार्नलैंड ने ये मॉडल प्रेजेंट किया, और उन्होंने क्या बोला कि शेयर्ड मीनिंग होना चाहिए,
सेंडर और रिसीवर के लिए, तभी एक दूसरे की बात समझ पाएंगे। और जो गिविंग और रिसीविंग है वो रेसिप्रोकल है, आदान प्रदान चल रहा है हमारा। वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियरल क्यूज की तरफ इन्होंने ध्यान दिलाया। इन्होंने बोला कि सिर्फ जो हम बोल रहे हैं दैट इज़ नॉट जस्ट कम्युनिकेशन, जो हम नॉन वर्बली क्यूज भी दे रहे हैं, हम कितना कॉन्फिडेंस डिस्प्ले कर रहे हैं, कितने अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, कितने सैड दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, एक्साइटेड दिख रहे हैं, इसके थ्रू भी हमारे कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। Divided communication into two types, intrapersonal and interpersonal। इस communication ने intrapersonal और interpersonal की जो डिस्टिंक्शन है वो हाईलाइट की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है नोट करने के लिए भी, है कि नहीं। जैसे क्या हम खुद से बात कर रहे हैं या हम दूसरों से बात कर रहे हैं। और जब हम किसी से बात नहीं कर रहे होते, आप नोटिस करोगे आप खुद से तो बात कर ही रहे हो, मोनोलॉग्स चल रहे हैं, चाहे आपके अलग थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल के ये इनकोडिंग डिकोडिंग डिफरेंट तरीके की होगी। इस बात पे भी इन्होंने हाईलाइट किया। इसी मॉडल को बहुत अडैप्ट किया गया, इसमें ट्वीकिंग की गई और जो बाकी के मॉडल्स हैं इस पे डेवलप हुए काफ़ी, जो आगे आने वाले। इसने कम्प्लीटली लीनियर मॉडल से शिफ्ट कर दिया, ट्रेंड चेंज कर दी, डायनामिक बना दिया रिस्पॉन्स का एलिमेंट डाल के, और जो डायनेमिक प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करके कि भाई ये कंटिन्यूस है और साइमल्टेनियस है, इस चीज़ को हाईलाइट करके और सेंडर रिसीवर ये वाली चीज़ें निकाल के बार्नलैंड के मॉडल में कम्युनिकेटर्स टर्म का इस्तेमाल किया गया। और बोला कि दोनों ही सेंडर और रिसीवर दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं कि क्या इफेक्ट होता है उस कम्युनिकेशन का, या कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस कितनी होती है, इस बात पे। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मल्टी लेयर्ड फीडबैक सिस्टम, जो कि किस चीज़ को आइडेंटिफाई करता था कि अगर मैं किसी ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट कर रही हूँ, या मैं सपोज किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रही हूँ, तो मेरे को, या मैं किसी क्लास को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे सिर्फ ये नहीं फीडबैक मिल रहा है कि वर्बली नहीं फीडबैक मिल रहा है, जो नॉन वर्बली भी फीडबैक मिल रहा है उसको भी मेरे को एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है। अगर मैं पढ़ा रही हूँ और आप ऐसे करके बैठे हो, तो चाहे मैं बोलूँ समझ आ रहा है, आप बोलो हाँ जी समझ आ रहा है, लेकिन मेरे को नॉन वर्बल क्यूज़ लेने हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको बोरिंग लग रहा है, या आप चाहे इतने एनग्रॉस्ड हो कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको पूछ रही हूँ तो समझ आया, और आप एनग्रॉस्ड हो लेक्चर में और आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके चेहरे पे एक्साइटमेंट है, तो वो नॉन वर्बल क्यू क्या है, कम्युनिकेट कर रहा है कि आपको समझ आ रहा है, आप एनग्रॉस्ड हो, आप इंटरेस्टेड हो। तो इसी तरह से मल्टी लेयर्ड फीडबैक सिस्टम को इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया। पार्टिसिपेंट्स को कम्युनिकेटर्स बोला, सोशल रियलिटीज़, रिलेशनल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को लेके आई ये, और इन्होंने किस चीज़ को हाईलाइट किया कि कम्युनिकेट क्यों करते हैं हम, टू क्रिएट रिलेशनशिप्स, फॉर्म इंटरकल्चरल अलायंसेस, जो हमने ट्रांजैक्शनल मॉडल में डिस्कस किया। और ऑल्टरनेटिंग पोजिशंस कि सेंडर रिसीवर ऑल्टरनेट नहीं करते, वो अपनी जगह बैठे हैं, वो कम्युनिकेटर्स हैं। इट अलाउज टू अंडरस्टैंड वर्सेटैलिटी इन कम्युनिकेशन, जो ट्रांजैक्शनल मॉडल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इन मॉडल से हमारे टेक अवेज क्या हैं? हालांकि ये मॉडल्स सब कुछ तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन है ही बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए ये बहुत इजी कर सकते हैं कि हम अपने आप से कैसे कम्युनिकेट करते हैं या दूसरों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे हमारे साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उसको समझने के लिए। लीनियर मॉडल क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है कि वन वे लीनियर प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, वो जो मास कम्युनिकेशन का लगा लीजिए, और ये ट्रांसमिशन की आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रांसमिशन डिस्टर्ब हो सकती है एनवायरमेंटल फैक्टर से, या सिमेंटिक नॉइज भी हो सकती है कि लैंग्वेज ठीक धर के यूज़ नहीं की जा रही है। लेकिन फेस टू फेस इंटरैक्शंस को कैप्चर करने के लिए ये मॉडल टू सिंपल है ना, ज़्यादा ही सिंपल है। फेस टू फेस इंटरैक्शंस में वर्बल क्यूज़ को नहीं उठा रहा है, जो बाकी के जो मल्टी लेयर फीडबैक सिस्टम को है उसको नहीं उठा रहा है, फीडबैक कैसे दिया जाना चाहिए उसको नहीं उठा रहा है। तो कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन है उसके लिए तो ये ठीक है, या मास कम्युनिकेशन है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो हमारी फेस टू फेस इंटरेक्शन है उसके लिए नहीं ठीक है। CMC कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन, जैसे ईमेल्स हो गए या जो हम व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह भेजते हैं उनके लिए। टेक अवेज क्या है इस मॉडल के, इंटरैक्शनल मॉडल के टेक अवेज क्या हैं कि इंटरैक्शनल मॉडल टू वे बना दिया इंटरैक्टिव मॉडल ने कम्युनिकेशन को, और सेंडिंग और रिसीविंग और फीडबैक सिस्टम को इनकॉर्पोरेट कर दिया।
इंटरैक्टिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट कर दिया, जिसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट्स को भी इनकॉर्पोरेट किया गया, और इसके थ्रू हम कैसे अपनी रियलिटीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम अपने विचार कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया, और कैसे सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हमारे कंटेंट को, मैसेज कंटेंट को, हमारे आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये इस मॉडल ने प्रेजेंट किया। ट्रांजैक्शनल मॉडल जो हमने अभी डिस्कस किया, कम्युनिकेटर्स generate social realities and participants simultaneously send and receive messages, इस बात को वो किया। और यहाँ पे भी जो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एटीट्यूड्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल रियलिटीज़ हैं, कल्चरल रियलिटीज़ हैं, उन सबको इस मॉडल ने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया और बहुत ब्यूटीफुली डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया। ऑल राइट, ये हो गए मॉडल्स। अब कुछ एक थियरीज भी देख लेते हैं कम्युनिकेशन की। मैजिक बुलेट थ्योरी, जैसे मैंने आपको मेंशन किया था, ये हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी की तरह भी मानी जाती, बोली जाती है। इसमें क्या है, इसमें दिखाया है कि मास मीडिया जो है वो ऑडियंस को फीड कर रही है, और ये क्या है, एक बुलेट की तरह एक्ट करती है, रिवॉल्वर की तरह एक्ट करती है, जो शूट कर रही है और जो ऑडियंस है उसको कंटेंट फीड कर रही है। और इसमें ऑडियंस, इस थियरी ने क्या बोला, जो ऑडियंस है वो पैसिव रिसिपिएंट है, वो बस लिए जा रही है, जो भी उसको सर्व किए जा रहे हैं लिए जा रही है, जो कि आज के कॉन्टेक्स्ट में इट्स नॉट दैट ट्रू। हो सकता है कुछ लोग हों जो पैसिवली न्यूज़ को लिए जा रहे हो, फीड हो रहे हो। तो मास मीडिया फीड्स एंड ऑडियंस ईट्स वाला इसका कॉन्सेप्ट था। हाइपोडर्मिक नीडल थियरी का भी ये मानना है 1920s और 30s में डेवलप हुई, और इसने भी ऑडियंस को पैसिव माना, मतलब ये दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुई, इनके प्रिंसिपल सेम से हैं। और इसने भी यही माना कि ये इंजेक्ट कर रहा है, बस मास मीडिया हाइपोडर्मिक नीडल की तरह जो है वो इंजेक्ट कर रहा है कंटेंट ऑडियंस में। ठीक है, मैथमेटिकल थियरी आई इसके बाद में। लैंडमार्क इवेंट था शैनन वीवर ने, जो अ मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन है, क्लॉड शैनन ने अपने बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल में ये पब्लिश की, और इसने इंफॉर्मेशन थियरी की फील्ड में रेवोल्यूशन सा ले आए। ये हालांकि स्टार्ट हुई थी, ये जो डेवलपमेंट हुए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, जो डेवलपमेंट्स चल रही थी उनको ऑब्जर्व करके की गई, और मेन चैनल्स कम्युनिकेशन के थे टेलीफोन केबल्स और रेडियो वेव्स। तो उनके सिग्नल्स में जो खराबी आती थी, उसको अंडरस्टैंड करके कि कैसे मैसेजेस डिस्टर्ब हो जाते हैं उन सिग्नल्स में डिस्ट्रप्शन की वजह से, तो उनको देख के ओरिजिनली जो इसको अप्लाई किया गया था वो इंजीनियरिंग की फील्ड में अप्लाई किया था और मैथमेटिक्स की, लेकिन धीरे धीरे जब इसके इम्प्लीकेशंस को देखा गया तो देखा कि कितनी ब्रॉडली, कितनी वाइडली ये थियरी एप्लीकेबल है। ऑल राइट, इसके बाद आई द वॉटलविक-वीवन जैकबसन थियरी 1967 में। इन्होंने वंडरफुली प्रेजेंट किए 5 एक्सियम्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट, वन कैन नॉट कम्युनिकेट। तो फर्स्ट एक्सियम है कैन नॉट। इसका क्या उन्होंने बोला, वही जो हमारी रियलिटी है कम्युनिकेशन को लेके, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ह्यूमंस कम्युनिकेट ना करें। हम जानवरों के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, अपने पेट्स को ट्रेन करते हैं, और इनफैक्ट नारियाँ देख लीजिए कि वाइल्ड एनिमल्स के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अगर किसी से नहीं भी बात कर रहे तो खुद से बात कर रहे हैं। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट वी डू नॉट कम्युनिकेट। तो फर्स्ट एक्सियम कैन नॉट। एवरी कम्युनिकेशन हैज अ कंटेंट एंड अ रिलेशनशिप एस्पेक्ट सच दैट द लैटर डिफाइंस द फॉर्मर एंड इज देयरफॉर मेटा कम्युनिकेशन। तो उन्होंने बोला कि मेटा कम्युनिकेशन क्या है, अकर्स व्हेन पीपल गिव नॉन वर्बल और वर्बल क्यूज अबाउट हाउ देयर मैसेजेस शुड बी अंडरस्टूड। कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हम अपने प्रेजेंट मैसेजेस में कम्युनिकेट कर देते हैं, जैसे कम्युनिकेट समथिंग अबाउट द कम्युनिकेशन इटसेल्फ। तो ये क्या है, मेटा कम्युनिकेशन क्या है, जैसे हम किसी को बोलते, किसी की बहुत लेट आने की आदत है, बार बार लेट आते हैं वो, तो कोई मीटिंग है और बॉस बोल देता है कि भाई तुमने लेट नहीं आना। तो मेटा कम्युनिकेशन क्या है यहाँ पे, कि भाई तुम हमेशा लेट आते हो इसलिए तुमने लेट नहीं आना। तो बात लेट होने की कोई नहीं हो रही होती, बात मीटिंग की डिस्कशन हो रही होती है, लेकिन किसी को बॉस किसी एम्प्लॉय को बोल देता है तुमने लेट नहीं आना। तो मेटा कम्युनिकेशन क्या है उसमें, कि बिकॉज यू कम लेट फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस इट इज बीइंग कम्युनिकेटेड दैट आई परसीव दैट यू कम लेट एंड दैट्स बीइंग कम्युनिकेटेड दैट इट्स नॉट एडवाइजेबल टू कम लेट। तो वो मेटा कम्युनिकेशन हो गया। एवरी कम्युनिकेशन सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय द वे द
स्टूडेंट्स पंक्चुएट कम्युनिकेशन इवेंट्स, जैसे हम बात कर रहे हैं और मैं थोड़ी देर चुप हो जाऊं और आप उठ के चले जाओ, इसका मतलब क्या है? वो जो मेरा चुप करना है वो एक पंक्चुएशन है, आपको उठ के जाना है उसका रिएक्शन है। अब वो किस चीज़ का रिएक्शन है कि आपको उस टाइम पे एक क्विक ब्रेक चाहिए थी, या आपको लेक्चर समझ नहीं आ रहा है, या आप थक गए हो। तो ये सब पंक्चुएशंस जो हैं, ये जिस तरह से कम्युनिकेशन में होती हैं, ये पंक्चुएशंस लगती हैं, वो कम्युनिकेशन को डिफाइन करती है कि कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव है। अगर मैं थोड़ी देर रुक भी जाऊं तो भी आप बैठे हुए हो, दैट मीन्स द सीक्वेंस इज डिफाइनिंग दैट द कम्युनिकेशन इज हैपनिंग प्रॉपरली। आप देखोगे कि किसी की बहुत बोरिंग सी कम्युनिकेशन है तो वो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही होती, तो कैसे पंक्चुएट हो जाती है? जैसे ऑडियंस उठ के चली गई तो इस तरह से कम्युनिकेशन पंक्चुएट हो जाती है, स्टॉप हो जाएगी, पॉज हो जाएगी। तो इन दैट सेंस पंक्चुएशन इज बीइंग रेफर टू हियर। इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट्स आर डिजिटल एंड एनालॉजिक। अब डिजिटल और एनालॉजिक क्या है कि डिजिटल इज नॉट इन टर्म्स ऑफ जैसे डिजिटल डिवाइसेस और एनीथिंग, लेकिन क्या हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं या हम रिप्रेजेंटेटिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। जैसे वर्बल और डिजिटल, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकते हैं, लेकिन एनालॉजिक क्या होएगा कि जैसे किसी चीज़ के सिंबल्स होते हैं कि फैंटास्टिक, जैसे मैंने बोल दिया, तो ये एनालॉजिक है कि नॉन वर्बल क्यूज दे दिए जो कि किसी चीज़ का सिंबलिज्म है। जैसे किसी को मुक्का दिखा देना, तो मतलब कि हम उसको धमका रहे हैं, तो दीज आर एनालॉजिक सिंबल्स। कम्युनिकेशन रिलेशनशिप्स आर ईदर सिमेट्रिकल और कॉम्प्लीमेंट्री। सिमेट्रिकल हो गया कि जो पैरेलली चल रही, जो या जो रिलेशनशिप इक्वल्स के बीच में है, ठीक है, जो सिमेट्री में है। और कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कि जो इक्वल्स के बीच में नहीं है, जैसे एक बॉस और सबॉर्डिनेट की हो गई, पेरेंट्स की और बच्चों की हो गई। सो दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स एंड सिमेट्रिकल रिलेशनशिप्स आर बिटवीन एचआर मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर की सिमेट्रिकल रिलेशनशिप है। तो एक्सियम्स क्या हैं? कैनॉट, नॉट, कंटेंट एंड रिलेशनशिप, पंक्चुएशन, डिजिटल एंड एनालॉजिक, सिमेट्रिक और कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये आपने इन चीज़ों का, इस जार्गन का आपने ध्यान रखना है और इसकी क्या जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान में रखना है। ओके, तो इन्होंने क्या प्रपोज किया? तीनों ने, इन्होंने बोला कि मैसेजेस का एक्सचेंज जो है किसी भी कम्युनिकेशन में, वो बिहेवियर की वजह से डिफाइन होता है कि जो आपस में लोग हैं उनका आपस में कैसा बिहेवियर है उस कम्युनिकेशन को लेके, कि इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, सेंडर का एटीट्यूड कैसा है, रिसीवर का एटीट्यूड कैसा है, इस पे डिपेंड होएगा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कितना इफेक्टिवली कंप्लीट होता है। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स इज पैरामाउंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दो इंडिविजुअल्स की आपस में रिलेशनशिप क्या है, और ये कभी भी ए की रिलेशनशिप बी से सेम नहीं होगी, सी से सेम नहीं होगी, डी से सेम नहीं होगी। इसमें डिफरेंस होगा ही होगा तीनों में जो रिलेशनशिप है, ठीक है। और इन्होंने एलिमेंट डाला मेटा कम्युनिकेशन का, जो कि मैंने बोला कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं और हमारे प्रेजेंट कम्युनिकेशन पे जो असर पड़ता है, ये इस मॉडल ने बहुत ब्यूटीफुली मेटा कम्युनिकेशन के थ्रू, फ्रेज की टर्म के थ्रू हाईलाइट किया। और इन्होंने भी यही बोला कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। फिर आई स्पीच एक्ट थियरी, वंडरफुल, 1975 में आई, जिसने बोला कि जो मीनिंग में है, मीनिंग में शिफ्ट आएगा अगर कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन चेंज हो जाएगी। एक ही बात के दो मतलब निकल सकते हैं अगर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है, डिफरेंट सिचुएशन में बोली जा रही है ना। तो और उन्होंने ये भी बोला कि स्पीकर और रिसीवर हैव टू कंफर्म टू सर्टेन रूल बेस्ड बिहेवियर, कि आप जेंटली बात करें, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली बात करें, ऐसे वाले कोड्स भी डालें। और इसने बोला कि सेंडर को भी पता होना चाहिए कि मैसेज भेजने के क्या रूल है, रिसीवर को भी पता होना चाहिए कि सेंडर किन रूल्स को कंफर्म करके मैसेज भेज रहा है और मैंने क्या रूल फॉर्म करने हैं, रिसीवर को, रेसिपिएंट को भी वो रूल फॉलो करने हैं जो कि इस स्पीच में अप्लाई हो रहे हैं। स्पेशली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सुपीरियर और सबॉर्डिनेट को क्या रूल्स फॉलो करने हैं, अगर सबॉर्डिनेट ने रिस्पॉन्ड करना है तो किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू एज अ गवर्नमेंट एजेंट विल हैव टू टेक केयर कि आपने जब अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्ड करना है तो क्या चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी है, क्या चेन ऑफ मैसेजिंग फॉलो करनी है। उसी तरह से अपने सबॉर्डिनेट के साथ जब आपने कम्युनिकेट करना है तो उसको भी रूल्स का पता हो कि उसने क्या रूल्स फॉलो करने हैं। रेसिपिएंट की जो एक्सटेंट ऑफ कन्फर्मिटी है, या वो अगर डिविएट कर रहा है इंटेंशनली या इंटेंशनली उस कॉन्टेक्स्ट में, उस पर भी इन्होंने ध्यान दिलाया कि किस वजह से वो
जो डिविएशन है वो किस वजह से हो सकती है, अगर इंटेंशनली है तो किस वजह से, अनइंटेंशनली है तो किस वजह से, इस पे हम ध्यान दे सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूल कंफर्मिंग बिहेवियर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर रेलेवेंस एंड कोहेरेंस। तो इन्होंने बोला कि जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर रूल कंफर्मिंग बिहेवियर की हम अगर बात कर रहे हैं कि रूल को कंफर्म करें, तो वो कब कंफर्म होगा, अगर मैसेज में रेलेवेंसी है, अगर मैसेज रेलेवेंट है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो और उसमें कोहेरेंस है कि कुछ भी नहीं बोली जा रहे हैं मैसेज में, ये नहीं है कि बस जो भी है बोल रहे हैं हम। अगर कोहेरेंस है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से स्ट्रक्चर किया गया है, मैसेज को स्ट्रक्चर्ड तरीके से पेश किया जा रहा है, तो फिर वो मैसेज इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो रेलेवेंस और कोहेरेंस मैसेज में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये जो थियरीज हैं ये हमारा ध्यान किस चीज़ पे दिलाती हैं कि कम्युनिकेशन में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। अगर आप इंट्रापर्सनल भी कर रहे हैं तो आप खुद से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अब 2 हैं, सेंडर एड्रेसर और एड्रेसी। मैसेज वर्बली या नॉन वर्बली दोनों तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता है। अब हम देखेंगे वर्बल और नॉन वर्बल की क्या फॉर्म है नेक्स्ट क्लास में। चैनल की तरफ इन्होंने ध्यान दिलाया कि चैनल अप्रोप्रिएटली यूज़ करना चाहिए। इन थियरीज के थ्रू हमें पता चला कि चैनल एक डिस्टिंक्ट फीचर है मैसेज से। मैसेज और चैनल 2 चीज़ें हैं। मैसेज की इफेक्टिवनेस हो सकता है लेकिन कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होगी अगर करेक्ट चैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है। डोंट टेलीकास्ट ऑन द टेलीविजन कि मम्मा मुझे भूख लगी है। द कोड, जो कोडिंग भी है वो भी मैसेज के लिए बहुत क्रूशियल है। अगर मैसेज ठीक तरह से कोडेड है तभी वो ठीक तरह से रिसीवर को समझ आ पाएगा। अगर रिसीवर के लिए एक्सेप्टेबल है जो कोड, कॉम्प्रिहेंसिबल है रिसीवर के लिए जो कोडिंग, वही उसी में कोडिंग आपको सेंडर को करनी है। एनकोडिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ टर्निंग थॉट्स इनटू कम्युनिकेशन। डिकोडिंग इज प्रोसेस ऑफ टर्निंग कम्युनिकेशन इनटू थॉट्स, राइट। सेंडर एनकोडिंग कर रहा है, अपने थॉट्स को एक लैंग्वेज में एक्सप्रेस करके भेज रहा है, वर्बल और नॉन वर्बल बोथ मीडियम्स यूज़ करके, बोथ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करके। और जो सेंडर है वो सुन के, देख के, कॉम्प्रीहेंड करके उसको डिकोड कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि सेंडर आखिर बोल क्या रहा है। एनकोडेड मैसेजेस आर सेंडेड थ्रू अ चैनल और अ सेंसरी रूट, बात करके, जैसे एयर वेव्स के थ्रू जब हम फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसके थ्रू हम मैसेज भेजते हैं। और सेटिंग का भी ध्यान रखना होता है कि सोशल और फिजिकल सेटिंग्स कैसी हैं, उनके इंप्रेशंस कैसे हैं सेंडर पे और रिसीवर पे। ओके, दिस ब्रिंग्स अस टू द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो स्टार्ट हुए थे सेंडर, मैसेज और रिसीवर से। उसके बाद में एलिमेंट ऑफ नॉइज ऐड हो गया और मैसेज के साथ साथ चैनल की, मैसेज चैनल के थ्रू भेजा जाएगा और मैसेज और चैनल एक दूसरे में मिक्सड अप हैं तो ऐसे दिखाया गया। उसके बाद में आया ये वाला, सॉरी अबाउट दिस, फिर आया सेंडर एनकोडिंग करता है, ये दोनों एलिमेंट्स सेपरेट कर दिए गए। मैसेज को चैनल से अलग कर दिया गया कि मैसेज अलग चीज़ है, चैनल अलग चीज़ है। रिसीवर डिकोडिंग करेगा, इन दोनों प्रोसेस को सेपरेट कर दिया गया कि रिसीवर के अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने एटीट्यूड्स हैं और उसमें डिकोडिंग, उसको डिकोड करना पड़ेगा मैसेज को समझने के लिए और वो फीडबैक देगा। नॉइज़ का एलिमेंट इंक्लूड किया गया। उसके बाद आया जी कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक, इंटरफियरेंस, सोर्स, रिसीवर, मैसेज, एनकोडिंग, डिकोडिंग सबको सेपरेटली कर दिया गया। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को ऐड कर दिया गया और फिर ये एलिमेंट सारे अलग अलग कर दिए गए, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमें हर चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पीकर, सेंडर, एनकोडर, जो मैसेज वो मैसेज से अलग है। एनकोडिंग किस तरह से हो रही है, क्या कोड यूज़ किया जा रहा है, चैनल क्या यूज़ किया जा रहा है, डिकोडिंग किस तरह से हो रही है, रिसीवर अलग है, फीडबैक किस तरह का दे रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है और बैरियर्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस अब कम्युनिकेशन मॉडल में हम इसेंशली डिस्कस करते हैं। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल बनाने के लिए हमें इन एलिमेंट्स में ध्यान देना ज़रूरी है। सो एज अ गवर्नमेंट एजेंट, एज इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स, ऑल ऑफ दीज हैव टू बी पेड अटेंशन टू। तो आपको पता होना चाहिए कि एज अ स्पीकर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ सेंडर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एनकोडिंग किस तरह से करूँ, किस चैनल का इस्तेमाल करूं, कि मेरा एजेंडा क्या है एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को लेके, उसके लिए क्या चैनल यूज़ करूं, क्या रिसीवर मेरी बात को डिकोड कर पाएगा, उससे मैं फीडबैक किस तरह से लूँगा या लूँगी, कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, क्या
रिसीवर के लिए क्या कॉन्टेक्स्ट होगा, क्या वो मेरी बात को समझ पाएगा, विल दे बी इन द कॉन्टेक्स्ट दैट आई वांट देम टू परसीव माय पर्टिकुलर मैसेज, और बैरियर्स क्या होंगे अगर मैं एक पर्टिकुलर सेटअप में कम्युनिकेट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसके बैरियर्स क्या होंगे, उसको कैसे ओवरकम किया जाए। ऑल राइट, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट few classes, we will discuss aids and barriers to communication. Right now, we conclude the models and theories of communication with a fantastic quote from Warren Buffett. If you can't communicate and talk to other people and get across your ideas, you're giving up your potential. कि ये बात करने की कला हम सबके अंदर है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसको अच्छा करो, क्योंकि ये आपका एक पोटेंशियल है. डोंट गिव अप ऑन इट. ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड आई एम सो ग्लैड टू बी बैक विद यू. आई होप यू हैव असिमुलेटेड, कि आपने इसको असिमुलेट किया, आपने इसको एंजॉय किया, आपने इसको एब्जॉर्ब किया. Do not look at it as some pages of text or anything. Look at this beautiful journey as a wonderful one, जिसने एक simple से मॉडल से हमें एक wonderful से मॉडल तक पहुंचाया. So thank you for being with me, and please do go through the lesson again and absorb all the details. All right, thank you.